एपिसोड 101। रेहान अन्या के सामने बैठा अपने दर्द को बयां कर रहा था कि तभी उसके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज गुंज जाती है। अगर मैं रोकना चाहूँ तब भी नहीं रुकोगे। ये सुन रेहान को काफी जाना पहचाना एहसास होता है। वो उम्मीद से अपना सिर उठाकर सामने अन्या को देखता है तो अन्या काफी स्टाइल सी बैठी अपनी कॉफी की सिप लेते हुए सामने देख एक रहस्यमय मुस्कान बिखेर रही थी। रेहान जानता था जो आवाज उसने सुनी वो अन्या की तो नहीं थी, और जिसका एहसास उससे हो रहा था उसके आने की झूठी उम्मीद वो नहीं रखना चाहता। तभी कोई पीछे से आते हुए बिल्कुल रेहान के पास खड़ी होकर अपनी बात प्यार से दोहराती है। अगर मैं रोकना चाहूँ तब भी नहीं रुकोगे। ये सुन रेहान आचार्य से देखता है तो वह साची खड़ी थी और आज आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी। रेहान हैरत में पड़ कभी अन्या को तो कभी साची को देखता है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को होले से छूता है तो साची उसके इस एक्शन पर सवालिया निगाहों से उसे देखती है। रेहान तो अब भी बिलीव नहीं होता कि सच में साची खुद के सामने आए उससे रुकने को कह रही है। तभी उन दोनों को यूं देख अन्या हल्का हंसते हुए कहती है, साची, लगता है मेरे देवर जी को तुम्हारे होने पर अब भी डाउट है। बेटर होगा कि तुम उन्हें एक जोर चाटा क्यों नहीं मरती बिलीव करवाने के लिए। इतना बोल अन्या रेहान को आंखों से उसका मजाक उड़ाते हुए इशारा करती है और हंसने लगती है। ये देख तो एक पल के लिए रेहान का मुंह बन जाता है, पर तभी साची मुस्कुराते हुए अन्या से कहती है, नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी आज। मैं आज किसी और तरीके से रेहान को खुद के एहसासों पर विश्वास दिलाना चाहती हूँ। रेहान ने जब साची के मुंह से अन्या को भाभी कहते हुए देखा तो उसकी हैरानी और 10 गुना बढ़ गई। वो आचार्य से कभी अन्या और साची को देख कहता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी भाभी है, जबकि तुमने तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने नहीं दी तो फिर। और आप दोनों को देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मिल चुके हैं मेरे जानकारी के बिना। ये हो रहा है मुझे कोई बताएगा। अन्या और साची दोनों रेहान को इतना हैरान परेशान देख एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। तब अन्या अपने जगह से खड़ी होते हुए उनके करीब बढ़ते हुए साची से कहती है, साची, मेरे देवर जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जाओ और आज इनकी सारी परेशानी दूर कर दो। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार और विश्वास से कहती है, और जो भी तुम्हारे दिल में है आज सारे बंधन तोड़ दिल से दिल की बात कह दो और बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस तुम्हारी हर परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी है। साची अन्या की बात सुन कुछ भावुक सी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा कोई अनजाना भी उसके दर्द को यूं समझ उससे हौसला के साथ एक विश्वास देगा। साची अन्या को देख तुरंत उसके गले लग जाती है। अन्या ये देख मुस्कुरा देती है और प्यार से उसका सिर सहलती है। साची अन्या से अलग हो अपने आंखों में बूंदे लिए कहती है, थैंक यू भाभी, मुझे समझने के लिए भी और समझने के लिए, एहसासों से रूबरू कराने के भी और उस एहसास में जीने का हौसला देने के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी वजह से आज मैं जान पाई हूँ कि मुझे क्या चाहिए। फिर रेहान को देखते हुए किसका साथ चाहिए और कैसे चाहिए। थैंक यू इतना बोल उसके आंखें भर आती है तो अन्या झट से उसके आंखों से आंसू साफ करती हुई बोलती है, शुश, पागल, रिश्ता भी जोड़ती हो, थैंक यू बोलती हो। जहाँ खुशियों का चमक होनी चाहिए वहाँ ये आंसू अच्छे नहीं लगते, इसलिए ऑल द बेस्ट अपने आने वाले खुशी को जीने के लिए। इतना बोल वो रेहान की तरफ देख कहती है, और तुम्हें भी ऑल द बेस्ट अपनी खुशी को संभालने के लिए। ठीक है, अब मैं चली हूँ, बाय। इतना बोल अन्या जैसे जाने को होती है कि रेहान कहता है, भाभी आप कहाँ जा रही है। अन्या उसका ये सवाल सुन एक पल आंखें छोटी कर उससे देखती है, फिर हंसते हुए कहती है, घर, और कहा, अगर एक पल भी लेट हुई तो तुम्हारा भाई यहाँ आ जाएगा, तब उन्हें एक्सप्लेन करना तुम ऑफिस न जाने बहाने। इतना बोल अन्या हंसती है तो रेहान की भी हंसी छूट जाती है। तीनों मुस्कुरा देते हैं। अन्या उससे बाय कहकर जाने लगती है कि वो 4 कदम चली हुई है कि तभी रेहान वापस से उससे पुकारता है। अन्या जैसे ही पलट कर देखती है तो रेहान झटके से उससे गले लग कहता है, थैंक यू भाभी, आप सच में मेरी लाइफ की एंगल हो, जो मेरी हर परेशानी को अपने मैजिक से गायब कर देती है। थैंक यू सो मच। इतना बोल रेहान भी कुछ इमोशनल हो गया था। उससे ये तो नहीं पता कि अन्या ने क्या जादू किया साची पर जो उसके प्यार को कबूल कर ली, वो भी एक मुलाकात में, जबकि उसके 2 साल भी काम पड़े साची को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने पर। वो बस अब इतना जानता था कि उसकी भाभी उसके लाइफ की एंगल है और उसका दर्जा अब रेहान के लिए भगवान से भी बढ़कर था। वही ऑफिस में रुद्र ऑफिस से निकलने को ही था कि जियान उसके केबिन में आता है।
रुद्र जो अपना ऑलमोस्ट काम खत्म करने को था, वो केबिन में आते जियान के चेहरे के भाव एक पल में भाप अपने काम में लगे हुए कहता है, क्या बात है जियान। जियान रुद्र के सामने खड़े होकर परेशान स्वर में कहता है, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उचाते हुए उससे देखता है। तो जियान आगे कहता है, बॉस वो सिडनी वाले मॉडल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी से कोलैबोरेशन हुआ था, उसमें सिराव राय अपनी टगराते हुए वहां काफी मुसीबत खड़ी कर दिया है और खुद लॉन्च इवेंट में अपनी कोलैबोरेशन शो करने की तैयारी कर रहा है। इस वजह से हमें नुकसान तो होने से जायद रिप्यूटेशन पर उंगली उठाया जा रहा है। न जाने इस सिराव राय को क्या चस्का चढ़ा है, जो चूहा बंद बिल में घुसे ही वार करता था, अभी वो सामने से आपको लड़कर रहा है। इतना बोल जियान गुस्से और परेशानी के भाव लिए रुद्र को देखता है। उसके एक्सपेक्शन के अपोजिट रुद्र का रिएक्शन जन काफी ठंडा था। वो अपने चेयर से सिर टिकाकर हल्की मुस्कान लिए कहता है, चस्का नहीं जियान, कुछ और। वो बस मुझे वहां बुलाना चाहता है। वो अच्छे से जानता है मेरे सामने वो टिक नहीं सकता, और अगर इतना बड़ा दाव खेला है तो जरूर कोई सोच होगी। इतना बोल वो अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल मुंह में स्टाइल से डाल कहता है, जाने की तैयारी करो, हम आज ही निकले। मैं भी देखूं कौन सा तुरुप का एका लिए बैठा है सिराव राय। जियान बस हमें सिर हिलाता है। तो रुद्र अपनी सिगरेट जलने को होता है तो जियान आगे बढ़ उसके मुंह से सिगरेट ले लेता है। ये देख रुद्र को एक पल को हैरानी होती है और दूसरे पल वो गुस्से से भर लगभग दहाड़ते हुए कहता है, ये हरकत है जियान। जियान उसके ऐसे कहने पर अपना सिर झुकाए काफी नरमी से कहता है, मैं अपनी हरकत के लिए आपसे माफी मांगता हूँ, पर मैं आपको एक और सिगरेट पीने नहीं दे सकता। वो लेडी बॉस के ऑर्डर है कि एक दिन में आपको 2 से ज्यादा पीने नहीं दूं, और आपने अपने 2 पहले ही पी चुके हैं। जियान का एक्सप्लेनेशन सुन रुद्र हैरत से जियान को देखता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जियान ने रुद्र को किसी चीज की मनाही की हो या रुद्र के आगे किसी और का ऑर्डर फॉलो किया हो। वो गुस्से में जियान को घूरता अपनी एक आईब्रो उचाते हुए कहता है, और अगर ये बात न मनूं तो। जियान ये सुन अपने बॉस की तरफ देखता है, फिर अपना फोन निकाल कर कहता है, तो मुझे मजबूरन लेडी बॉस को फोन पर आपकी शिकायत करनी होगी। ये सुन रुद्र काफी बुरी तरह जियान को घूरता हुआ अपनी जगह से उठता हुआ कहता है, तुम भूल रहे हो तुम्हारा सैलरी चेक मैं साइन करता हूँ, और तुम्हें बस मेरी बात मानी चाहिए। गॉट इट। इतना बोल रुद्र अपना कोट उठाए गुस्से केबिन से बाहर जाता हुआ अपने माथे को हल्का टैप टैप कर बड़बड़ाते हुए है, उफ। ये वाईफी का जादू ना हर किसी पर चल जाता है, और सब उसकी तरफ बिना कुछ किए वफादार हुए जाते हैं। वाईफी, तुम्हारे इसी अदा से भी मुझे कितनी मोहब्बत है मैं बता नहीं सकता। इतना बोल रुद्र अन्या के बारे में सोच मुस्कुरा देता है। वही दूसरी तरफ अन्या के जाने के बाद साची खुद रेहान का हाथ थाम उससे कैब में कहीं ले जा रही थी। ये देख रेहान बेसाबर हुए बस उससे सवाल पूछ रहा था, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और तुम्हें भाभी कहाँ मिली, भाभी ने क्या कहा तुमसे, कुछ तो कहो। साची उसका इतना बेसब्री वाला लुक के साथ इतने सारे सवाल सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, रेहान तुम कितना सवाल पूछते हो, इंतजार करो सब पता चल जाएगा। रेहान उसके चुप करवाने पर भी न चुप होते हुए फिर कहता है, अच्छा सोना ये नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो कम से कम बता दो कि भाभी ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चली है जो मैं साल में तुम्हारे दिल पर चला पाया। इतना बोलते हुए रेहान बेचारा मुंह बनाता है। तो साची उसका फेस देख उसका हाथ अपने हाथों में प्यार से थामे कहती है, विश्वास का। ये सुन रेहान हैरात से कहता है, क्या विश्वास। एपिसोड 102। साची रेहान को अपने साथ कहीं ले जा रही थी, जहां रास्ते में जाते वक्त रेहान के ये सवाल पूछने पर अन्या ने उससे कैसे मनाया, तो साची ने सादगी से जवाब दिया, विश्वास से। ये सुन तो रेहान काफी हैरत में साची को देखने लगता है। तब साची को वो पल याद आते हैं जब अन्या उससे मिलने आई थी। फ्लैशबैक, साची रेहान से दूर भाग बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी, और साथ ही अपने दिल का गुब्बारा बयां कर रही थी। कुछ पल यूं रोने के बाद कोई उसके सामने टिश्यू पास करता है। साची टिश्यू देख अपने दर्द में खोए हुए अंदाज में उससे लेकर खुद के आंसू पोंछती है कि तभी साची को एहसास होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। ये देख उससे लगता है रेहान वापस आ गया। ये सोचकर उसका दर्द और बढ़ने लगा, जो गुस्से में बदल गया। वो गुस्से में लगभग चिल्लाते मुड़ती हुई कहती है, तुम्हें कितनी बार एक ही बात सम। साची इतना ही बोलती है कि उसकी आवाज कान में ही कटक जाती है, और सामने खड़े इंसान को देख आश्चर्य से देखते हुए उसकी आंखें कुछ बड़ी हो जाती है। सामने और कोई नहीं अन्या थी। अन्या को वहां देख साची के मुंह से तपाक से निकलता है, आप।
फिर अपना मुंह तुरंत फेर रूखेपन से कहती है, आपका माँ गेटर रेहान यहाँ नहीं है। और आप चिंता मत करो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए डांस वरी अबाउट योर फ्यूचर। इतना बोल साची जाने को होती है तो अन्या काफी नरमी से कहती है, तुम्हें कितने कहा कि रेहान मेरा माँ गेटर है, और मैं यहाँ रेहान को ढूंढने आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। ये सुन तो साची के पाँव जम से गए। वो आचार्य से अन्या को मुड़ कर देखती है तो अन्या मुस्कुराते हुए छत की रेलिंग से टिक काफी आराम से खड़ी होती है। साची उसके करीब बढ़ते हुए आचार्य से पूछती है, तो क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? आप दोनों की शादी नहीं होने वाली है? अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए कहती है, अरे मेरी शादी कैसे हो सकती, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तुम्हें ये सब किसने कहा? साची उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है और सारी बात को रिकॉल करती है। ये बात सच थी कि उससे किसी ने नहीं कहा कि वो दोनों होने वाले हस्बैंड एंड वाइफ है या रिलेशनशिप में है। उसने तो खुद ही एस्यूम किया जब उसकी बॉस ने अन्या को मिसेज चौहान कहा था। ये याद आते ही वो तपाक से सोचते हुए कंफ्यूजन में कहती है, तो वो आपको बॉस ने उस वक्त मिसेज चौहान इंट्रो। अन्या उससे इतना कंफ्यूज देख प्यार से उसका गाल छूकर कहती है, क्योंकि मैं मिसेज चौहान हूँ, मिसेज अन्या रुद्रराय चौहान। अन्या की रियल आइडेंटिटी जन तो साची और भी हैरान नजरों से उससे देखती है। वो हराबते हुए कहती है, तो इसका मतलब आप रेहान की भाभी है, राइट? उसकी एंगल भाभी, जिससे वो बहुत मानता है। अन्या बस अपनी पलकें झपका देती है तो साची अपनी आंखों में शर्मिंदा लिए नजरें झुकाकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको गलत समझ बैठी। रेहान अक्सर आपकी आए काफी बातें करता था। अन्या उसकी छीन को उठाकर प्यार से कहती है, कोई बात नहीं, वैसे ये मिसअंडरस्टैंड मेरी ही क्रिएट की हुए है। ये सुन साची को एक बार फिर धक्का लगाता है। वो हैरत में अन्या को देखती है तो अन्या अपना सिर हिलाते हुए आगे कहती है, मैं चाहती थी तुम हमें देख गलत समझो और तुम्हारे दिल में एक आह उठे और तुम खुद अपने दिल का हाल रेहान के सामने बयां करो। पर देखो ना, मेरे न्यायालक देवर ने सब बिगाड़ दिया। तुम्हारे आंखों में एक आंसू देख वो तड़प उठा और मुझसे कहा कि वो तुम्हारा जिंदगी भर यूं ही इंतजार कर सकता है, पर तुम्हें यूं तकलीफ में नहीं देख सकता। सच में पागल है वो भी और तुम भी। प्यार होने के बावजूद वो तुम्हें समझा नहीं पता और तुम समझ नहीं पाती। ये सुन साची हड़बड़ाते हुए नजरें चूड़ा कर कहती है, नहीं भाभी, वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। अन्या उसकी हालत देख हंसते हुए कहती है, तो कैसा है देवरानी जी, जरा हमें भी समझाए। फिर उसके आंखों की तरफ थोड़ा झुकते हुए आंखों में आंखें डाल समझते हुए सवाल में कहती है, कोष्टक योजक चिन्ह, मुझे 2 सिज़र पर लगा भांप में आपकी आंखों में रेहान के लिए मोहब्बत, और ये समझ गई कि आप ही समझ चुकी है अपनी मोहब्बत को, तो फिर समस्या कहाँ है मिलने में। साची अन्या की बात सुन उसकी तरफ देखती है, फिर अपनी नजरें फिर सामने आसमान को देख कहती है, इतना आसमान नहीं भाभी, सब कुछ। सबकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। जरूरी थोड़ी है हर किसी की लाइफ में प्यार लिखा होता है। किसी किसी की किस्मत यूं बस अधूरे किस्से लिखने को ही बनी होती है। अन्या उसकी बात की गहराई समझ रही थी, इसलिए वो आगे बढ़ साची के कंधे पर हाथ रख एक विश्वास में लिए कहती है, अगर जिंदगी एक मौका दे उस अधूरे किस्से को लिखने के लिए, तब भी नहीं लिखोई। साची अन्या की बात सुन कुछ भावुक सी हो गई थी। वो हताश नजरों से अन्या को देखते हुए कहती है, अगर मैं उस किस्से को लिखने के काबिल नहीं हूं तो? अन्या उसकी बात न समझते हुए असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ उससे देखती है तो साची आगे कहती है, भाभी, मैं रेहान के साथ खड़ी होने के, उसे जुड़ने के काबिल नहीं हूँ। मैं एक काफ़ी ज़्यादा लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मम्मी है, पापा है और उनका इकलौता सहारा मैं हूँ। मैं अपने पापा को काफ़ी स्ट्रगल करते देखा, एक छोटी छोटी ख्वाहिश के लिए अपने मन को मारते देखा है, अपनी माँ को। ये सब देखते हुए मैं बड़ी हुई, बचपन से मेरे एक ही सपना है कि मैं इतनी काबिल बनूं कि मैं अपने पेरेंट्स को वो सब दे सकूं, एक अच्छी लाइफ दे सकूं। अन्या उसकी बात समझते हुए कहती है, तो तुम्हें रोका किसने? मुझे नहीं लगत कि रेहान कभी तुम्हें इस चीज़ के लिए रोकेगा। अगर तुम उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो तो वो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की केयर करने नहीं देगा। इनफैक्ट वो खुद आगे बढ़ हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। ये सुन साची दर्द में मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ भाभी, वो रिश्तों और उसकी वैल्यू मुझे भी अच्छे से जानता, पर भाभी, मैं खुद के दम करना चाहती हूँ और रेहान से जुड़ने के बाद उसका हाई क्लास सोसाइटी नाम मुझे आगे बढ़ने से रोक देगा। और क्या इतना बड़ा खदान? मुझ जैसी लड़की वो रेहान के काबिल समझ पाया। वो तो आपके जैसी लड़की लाना चाहेंगे अपनी बहू के रूप में, जिसके पास नाम हो, क्लास हो, सोसाइटी में बड़ी इज्जत हो, पर वो मैं नहीं हूँ भाभी। और जिस रिश्ता के जुड़ने से मेरी पेरेंट्स खुद को छोटा समझे और रेहान की फैमिली मुझे लायक नहीं,
तो ऐसे रिश्ते का भविष्य होगा। हाँ, एक पल में रेहान, मेरे लिए सबसे लड़ भी तो क्या भाभी, किसको हटकर हम खुश रह पाएंगे। हमारी लाइफ बहुत अलग है, साथ रह के भी न साथ हो पाएंगे, इसलिए हमारा दूर रहना ही बेहतर है। इतना बोल साची खामोश हो जाती है। अन्या जो उसकी बात एकटक उससे देख रही थी, वो उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही है। उसके जैसी हाई क्लास, ये बात याद कर अन्या एक नज़र खुद को देखती है। क्या वो हाई क्लास थी? नहीं, वो नहीं थी। ये सारी बातें सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेते हुए साची से कहती है, मैं कोई हाई क्लास से बिलोंग नहीं करती साची, मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ये सुन साची आचार्य से अन्या को देखती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़े खदान की बहू सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। कोष्टक। अन्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती है, और मैं तुम्हें भरोसा दिला सकती हूँ, भले ही चौहान परिवार बहुत ही पावरफुल और हाई क्लास है, पर उसमें रहने वाला हर एक सदस्य बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। वहाँ प्यार है, दोस्तों की नोकझोंक है, बड़ों का आशीर्वाद है। दादाजी, डैड, रेहान, तविश, अभय, शौर्य, रुद्र, इन लोगों ने मुझे मेरे क्लास देखकर नहीं अपनाया बल्कि दिल से अपनाया है। मैं जब शादी कर परिवार में आई थी तो 7 मर्दों में मैं एक अकेली लड़की थी। मुझे काफी अजीब लगा कैसे रहूंगी मैं, पर सबने मुझे इतने प्यार से अपना बनाया कि अब लगता है मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे परिवार के बारे में ऐसी सोच रखती हो कि वो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड पर सवाल करेगी, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। और एक विश्वास से कहती हूँ, तुम अपने माँ बाप के लिए जो करना चाहो वो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा उसके गालों को छू कर, क्योंकि तुम बहू से पहले बेटी रहोगी उनकी। और अगर इन सब नादानी में तुम अपनी मोहब्बत को ठुकरा रही हो तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। और एक वक्त आएगा जब तुम सब हासिल कर लोगी, पर मोहब्बत वो तो मुश्किल से दरवाजा खटखटाता है, वो भी किस्मत में एक बार रेहान जैसा, जो तुम्हारी आशुओं की कदर अपने इंतजार भरी तर्क से ज्यादा करता है। इसलिए ये बेवकूफ़ी में ये अनमोल रिश्ता मत गंवाना। आगे जो तुम्हारी दिल की मर्जी हो वही है जो तुम्हें बेहतर जान सकता है। टेक केयर। इतना बोल अन्या चुपचाप वहां से चली जाती है और साची उसकी बातों में उलझ के रह जाती है। फ्लैशबैक एंड साची रेहान को सारी बात बातें हुए कहती है, पता है रेहान, उनकी बातों इस कदर विश्वास भरा था कि वो ही मुझे हिम्मत दे गई अपनी इस नई जिंदगी में बढ़ने की। साची इतना बोलती है कि कैब रुक जाता है। साची बाहर देखते हुए मुस्कुरा देती है और रेहान को उतारने का इशारा करती है। दोनों कैब से निकल सामने देखते हैं तो रेहान आचार्य से सामने देखता है, फिर आशमंजस में उससे देखते हुए कहता है, अरे यूशियो, शोना तुम मुझे यही लाने वाली थी। साची मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए रेहान का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगती है, तो रेहान हड़बड़ाहट में कहता है, लेकिन शोना ये तुम्हारा घर है। साची हंसते हुए, मुझे पता है गफर, ये मेरा घर है, तभी तो यहाँ लाए हो। अब सवाल मत करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। रेहान का तो सिर चकराने लगा क्योंकि साची उससे अपने घर ले जा रही थी। क्योंकि आज रेहान काफी बार साची को घर छोड़ने आया करता था, पर वो उससे कभी घर आने क्या, घर के बाहर 2 पल रुकने तक नहीं देती थी। आज वो लड़की खुशी खुशी उससे हाथों में हाथ डाले अपने घर ले जा रही है। ये देख तो रेहान दिमाग ही ब्लॉक हो गया। वो मन ही मन कहता है, लगता है भाभी का जादू कुछ ज्यादा ही सुपरफास्ट ट्रेन के स्पीड में चला है। मेरे शोना का तो दिमाग ही हिल गया है। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है, सेव मी। अब तक साची घर डोर प्रेस करती है तो साची की माँ कामिनी देवी जी दरवाजा खोलती है। साची अपनी माँ को देख खुशी से चिकते हुए कहती है, माँ पापा कहाँ है। अपनी बेटी की खुशी देख कामिनी जी भी मुस्कान लिए कहती है, अरे वाह, आज तो मेरे गुड़िया के चेहरे का नूर अलग है। क्या हुआ, तेरी लॉटरी लग गई है क्या। साची मुस्कुरा लिए कहती है, वैसा ही कुछ समझो। तभी कामिनी की नज़र रेहान पर पड़ती है। वो थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था। वो सवालिया निगाहों से पूछती है, बेटा ये कौन है। साची उनकी बात सुन एक नज़र रेहान को एक नज़र देख अपनी माँ से कहती है, बताती हूँ, पहले आप बताओ पापा कहाँ है। कामिनी ये सुन कहती है, हॉल में। इतना सुनते ही साची अपनी माँ का एक हाथ पकड़ दूसरा रेहान का हाथ थामे दोनों को हॉल में ले जाती है। हॉल में एक छोटे से सोफे के कोने पर बैठे मदायम उम्र का आदमी अपना चश्मा को सेट करते हुए बुक पढ़ रहा था। ये थे साची के डैड मनोज शाह। साची अपने डैड को देख उन्हें पास जाते हुए खुशी से पुकारती है, पापा। अपनी बेटी की बात सुन सामने देखते हुए कहते हैं, अरे बेटा आप आ गई। तभी बोलते हुए उनकी नज़र रेहान पर जाती है तो वो भी असमंजस में कहते हैं, ये कौन है।
अपने डैड का सवाल सुन। साची मुस्कुराते हुए अपना माँ को अपने डैड के बगल में बैठते हुए खुद घुटनों के बल बैठ उनका हाथ थामे कहती है, पापा मम्मी आपको अपनी बेटी पर भरोसा है ना? अपनी बेटी के मुंह से अचानक ये सवाल सुन दोनों को काफी अटपटा लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर मनोज जी साची के सिर पर दूसरा हाथ फेर कहते हैं, अरे बेटा तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही रहो? तुम तो हमारा गुरूर हो, हमारा सब कुछ, तो ऐसा सवाल आज क्यों? साची ये सुन मुस्कुराते हुए खड़ी होती है, फिर रेहान के पास चलकर जाती है। रेहान जो साइड में नर्वस के साथ काफी अवॉर्ड फील करता हुआ उन्हें देख रहा था। साची मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामे अपने पेरेंट्स के सामने लाती है और रेहान को प्यार से देखते हुए अपने माँ बाप से कहती है, पापा मम्मी ये रेहान। रेहान राय चौहान, चौहान परिवार का छोटा बेटा। रेहान का इंट्रो सुनकर ही उसके पेरेंट्स के रोगेट खड़े हो जाते हैं। वो आचार्य से सोफे से खड़े होते हुए उन्हें देखते हैं तो साची आगे कहती है, और आपकी बेटी की पहली और आखिरी मोहब्बत। ये सुन साची के पेरेंट्स के साथ साथ रेहान को भी एक धक्का सा लगता है। उससे कभी नहीं सोचा था कि साची इस कदर उससे उसके पेरेंट्स से मिलवाएगी। वो तीनों हैरान नजरों से साची को देख रहे थे। एपिसोड 103। वही दूसरी तरफ अन्या जब तक घर पहुंची तब तक शाम ढल चुका था। उसके घर आते ही सबसे पहले उसकी नज़र पार्किंग एरिया में रुद्र की कार पर पड़ी। वो समझ चुकी थी वो लेट कुछ हो चुकी है। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है, कर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे तक आती है। दरवाजा पर खड़ी हो वो एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए अंदर जाती है। अंदर काफी खामोशी थी। उसकी नज़र सीधा सामने खिड़की के पास खड़े रुद्र पर जाती है। रुद्र को इस वक्त काफी सीरियस और डार्क ऑरा में किसी से बात कर रहा था। उससे अचानक ही अपने सीने पर किसके लिपटे हुए हाथों महसूस होते हैं। वो उस एहसास को बखूबी पहचाना था, इसलिए वो अन्या का हाथों को वैसे ही काश कर थम फोन के उधर पर चल रही बात को ध्यान से सुनता है। अन्या बस खामोशी से रुद्र को बैक हक किए खड़ी रहती है। कुछ पल दोनों ऐसी ही एक दूसरे के करीबी एहसासों में गुजरता है। बात होने के बाद रुद्र अपना फोन रखते हुआ अन्या का हाथ पकड़ उससे सामने लाता है और उसके माथे पर स्वीट सी किस करते हुए प्यार से उसके गालों को थामते हुए कहता है, तो हो गया तुम्हारा काम। अन्या मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो बदले में रुद्र भी मुस्कुरा देता है। तभी अन्या उसकी नेक टाई को पकड़ खुद के करीब करते हुए सिखाती लहजे में कहती है, आप कहीं जा रहे हैं और आपने मुझे नहीं बताया, अब नहीं बताया क्यों? ये सुन रुद्र आचार्य से उससे देखता है, क्योंकि उसने अभी तक अन्या से कुछ शेयर नहीं किया तो उससे कैसे पता चली। वो हैरानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता? ये सुन अन्या कुछ सोचते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल एटीट्यूड से कहती है, वो ऐसे माय डियर हस्बैंड, अगर आप रुद्र राय चौहान हैं तो मैं भी अन्या रुद्र राय चौहान हूँ। अन्या के कहने पर कि उसे पता है वो कहीं जा रहा है तो रुद्र को कुछ हैरानी होती है। वो उसे पूछता है कि ये बात उससे कैसे पता, तो अन्या कुछ सोचते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाल एटीट्यूड से कहती है, वो ऐसे माय डियर हस्बैंड, अगर आप रुद्र राय चौहान है तो मैं भी, नाम पर काफी जोर देते हुए अन्या रुद्र राय चौहान हूँ। अन्या की बात सुनते ही रुद्र की भौहें जग जाती है। वो अपनी बाहें अन्या की कमर के इर्द गिर्द लपेट उससे अपने काफी करीब करते हुए एटीट्यूड से कहता है, अच्छा वाइफी ऐसी बात है। अन्या भी उसकी आंखों में एक एटीट्यूड वाली मुस्कान हाँ में हल्का सिर हिलाती है तो रुद्र सांसों के करीब बढ़ते हुए कहता है, तो इसका मतलब कोई मुझ पर नजर रखता है। अन्या उसकी बात सुन उचकते हुए उसके आंखों में देखती है, फिर शरारत मुस्कान लिए अपने उंगलियों से हल्के से उसके गालों से हिलते हुए प्यार से कहती है, अगर अपनी चीज का ख्याल रखना, उसकी केयर करना, अगर नजर रखना है तो वो भी सही। रुद्र को अन्या का ये अंदाज काफी भा गया। वो उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहता है, और ये सही मुझे पसंद है। इतना बोल वो झटके से अन्या के होठों पर कब्जा कर उससे चूमने लगता है। अन्या भी उस एहसास में अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो पीछे हटते हुए उस किस को बीच में रोकती है तो रुद्र न खुशी से उससे देखने लगता है। अन्या उसके एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए कहती है, आप ऐसे बात बदल नहीं सकते, आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सुन रुद्र मुंह बनते हुए बच्चों की तरह कहता है, क्या वाइफी तुम्हें ये सवाल जवाब सेशन अभी ही मेरे किस में करना जरूरी था? अन्या उसकी बात सुन उससे अजीब नजरों से देखती है तो रुद्र हल्की आहें भरते हुए कहता है, सिडनी, कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में इमरजेंसी होने की वजह से। अन्या कब, कितने दिनों के लिए? रुद्र बस 1 घंटे में, और सोचते हुए लगभग 4-5 दिनों के लिए। ये सुन अन्या मायूस सी शकल बना उससे देखने लगती है। उसे रुद्र का जाना, उससे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता। पहले की बात कुछ और थी लेकिन अब तो सब काफी बदल गया था।
रुद्र अपना सवाल जवाब सेशन खत्म होते देख जल्दी से बेचैन हुए कहता है, अगर मेरी वाइफी का ये बीवी वाला सेशन खत्म हो गया तो क्या मुझे मेरी अधूरी किस मिलेगी। अन्या रुद्र को देखते रहती है तो रुद्र बिना वक्त गवाए उसके होठों पर टूट पड़ता है और काफी इंटेंस होकर उसे चूमना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उससे कुछ एहसास होता है तो वो अन्या से दूर हुए उसे देखने लगता है। अन्या के गालों पर कुछ बूंदें थी जो उसके आंखों से बह रही थी। ये देख रुद्र बेचनी से उसका गाल थम कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रो क्यों रही हो। अन्या रुद्र के सीने से लगाते हुए कहती है, आपसे दूर होने का मन नहीं कर रहा है, इतने दिन मैं कैसे रहूंगी। अन्या की बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है और अन्या पे पकड़ काशते हुए मदहोशी के आलम में कहता है, अच्छा तो फिर अपने साथ अपनी बाहों में छुपा ले चालू तुम्हें। अन्या उसकी बात सुन उदासी में भी मुस्कुरा देती है। वो वैसे सीने से लग कहती है, हम नहीं, आप जाए अपना काम करे, मैं आपका यही इंतजार करूंगी। तभी रुद्र शरारत से कहता है, तो फिर अब क्या मुझे वो मेरी अधूरी किस मिल सकती है। अन्या उसकी बात सुन उससे अलग होते हुए उसके सीने पर हल्का मरते हुए उससे मुंह बंद कर घूरती है। फिर खुद ही पल भर में मुस्कुरा उठती है और आगे बढ़ उसके होठों पर किस करने लगती है। रुद्र भी उसमें खोने से लगता है और उन दोनों के बीच के मदहोशी भरे पल वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने से लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ साची का अपने माता पिता के सामने रेहान के लिए अपना प्यार कबूलने पर उसके पेरेंट्स के साथ रेहान तक भी हैरान रह जाता है। वो तीनों साची को हैरान परेशान नजरों से देखने लगते हैं। तभी साची की मां कामिनी जी आगे बढ़ आचार्य से लरकते आवाज में कहती है, साची बेटा बेटा ये तू क्या कह रही है, मेरा मतलब है ऐसे अचानक तुम दोनों, क्या तुम दोनों के बीच कुछ। कामिनी जी के सवाल का रुख उनके रिश्ते उठता देख रेहान सिर हिलाते हुए कुछ कहने को होता है कि साची पहले ही रेहान के आगे बढ़ अपनी मां का हाथ थाम उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं मां, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक नज़र अपने पापा के चेहरे को आगे कहती है, जानती हूँ आप दोनों हैरान हैं इस वक्त मेरे इस बात से, पर मैं ये बात सबसे पहले आप दोनों से कहना चाहती थी। आप दोनों के सामने अपने प्यार को कबूलना चाहती थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप दोनों से कुछ छुपना नहीं चाहती थी। आप दोनों ही तो मेरे सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत हो। आप दोनों का भरोसा ही तो मुझे हर सिचुएशन में हौसला देता है। इसलिए मम्मी पापा, मैं आज आपके सामने अपनी दिल की बात रखती हूँ, इस भरोसे से कि आप मुझे समझेंगे और मेरे हर फैसले की तरह इस फैसले में साथ देंगे। साची की बात सुन कामिनी जी अब भी आशमंजस में अपने पति मनोज जी को देखती है। मनोज जी साची की बात सुन और अपने पति की नज़रों में छुपे दुविधा देख फिक्र भरे लहजे में कहते हैं, लेकिन बेटा, चौहान परिवार में हम कैसे, मतलब वो तो बड़े लोग हैं, तुम्हारा उनके बेटे के साथ। मनोज जी को समझ नहीं आता कि वो अपनी दुविधा कैसे समझाए, अपनी बेटी को बिना उससे तकलीफ पहुंचाए। वो शुरू से अब तक हर कदम पर अपनी बेटी का साथ दिए है, उसकी ख्वाहिश पूरी करने की नाकाम कोशिश किए है, लेकिन अब जो उनकी बेटी की ख्वाहिश है उनके लिए वो कुछ छोटा महसूस कर रहे थे। इसलिए अटकटे हुए लहजे में अपनी बेटी को समझने की कोशिश करते कि रेहान जल्दी आगे बढ़ काफ़ी नरमी से कहता है, डोंट वरी अंकल, आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। मेरी फैमिली का नाम भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे फैमिली आपको या साची कभी आपके क्लास से जज नहीं करेंगे। फिर मनोज जी के आगे अपने घुटनों के बल बैठ कहते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट में विश्वास लीकृत है अंकल आंटी। ये सच है कि मैं बहुत बड़े खानदान का बेटा, जिससे नकार नहीं सकता, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि मैं साची से पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वो जैसे भी है, सिंपल, हिम्मत वाली, ख्वाहिशों को पूरा करने की जज्बा रखने वाली, अपने पेरेंट्स की सारी दुनिया की खुशी जीतने वाली, मुझे वो वैसे ही पसंद है। और मैं विश्वास के साथ ये कहता हूँ, ये प्यार कभी उसके लिए कम नहीं होगा। आप प्लीज़ हमें एक मौका देकर आशीर्वाद दे अपने रिश्ते को निभाने का। मनोज जी रेहान की बात सुन निशब्द हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या कहे। वो रेहान की ओर उसके विश्वास को, फिर अपनी बेटी की आंखों की उम्मीद, फिर अपनी पत्नी के फिक्र को रेहान उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर इतने बड़े खदान का बेटा, वो भी उसके कदमों में। वो रेहान का कंधा पकड़ उससे उठते हुए कहते हैं, उठो बेटा, बच्चों को जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। फिर अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने पास आने का इशारा करते हैं तो साची खामोशी से आगे आती है। तो मनोज जी साची का हाथ रेहान के हाथ में देते हुए साची का गालों को छूते हुए कहती है, मेरी गुड़िया हमारे बारे में इतना सोचती है, ये जान मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम्हें हमारे मंजूरी की कितनी इतनी कदर है।
साची, जब से तुम मेरे और अपनी माँ के जिंदगी में आए हो तब से हमने भी यही कोशिश किया है कि तुमसे सारी खुशी मिले, जो हमारे बस में हो वो भी, जो ना हो भी। फिर रेहान की तरफ देख कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी रेहान में है तो हमें को आपत्ति नहीं है। जिंदगी तुम्हारी है साची, खुशियां भी तुम्हारी पसंद की होगी। अपने पिता के मुंह अपने प्यार की मंजूरी सुनते ही साची काफी इमोशन हुए अपने पिता के सीने से लग गई। मनोज जी भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होते हुए भी मुस्कुरा उठते और दूसरा हाथ फैलाकर रेहान को भी अपने पास आने का इशारा करते हैं। रेहान भी खुशी से भरते हुए भी उनके गले लग जाता है। कामिनी जी के दिल में अभी भी शंका थी, लेकिन अपने पति की मजूरी और अपनी बेटी की खुशी देख वो चुप ही रही और आगे बढ़ साची के सिर पर हाथ फेरती है। इस वक्त वो एक कॉम्प्लीट फैमिली पिक्चर लग रहा था। एपिसोड 104। कुछ पल में सब नॉर्मल हुए अपने बातों में लग गए। चाय नाश्ता के बाद साची रेहान को अपने साथ किसी काम का बहाना बनाकर रूम में ले गई। उनके रूम में जाते ही कामिनी जी मनोज जी को देख चिंता भरे स्वर में कहती है, आपने कैसे उन्हें इजाजत दे दी? आप तो जानते हैं कि हमारी हैसियत नहीं है उनके परिवार के सामने तक खड़े होने की, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? कहीं हमारी बेटी। वो इतना ही बोल पाती है कि मनोज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अरे भगवान, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? आपको तो पता है चिंता हमने हमारे भगवान पर ही हमेशा छोड़ दिया है। वो जो करेंगे हमारे लिए सही ही होगा, और भगवान के साथ साथ मुझे अपनी बेटी पर भी पूरा भरोसा है। अगर उसने कोई फैसला लिया होगा तो कुछ सोच समझा कर ही। आप चिंता मत करिए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपने पति की बात सुन कामिनी जी शांत तो जरूर हो गई, लेकिन मान की चिंता अब भी उन्हें मन में उथल पुथल मचाए रखी थी। वही साची का कमरा। साची रेहान को अपने कमरे में ले जाती है। तभी रेहान साची को पीछे से बाहों में भरकर काफी नाराजगी से कहता है, ये क्या बात हुई शोना? जो वर्ड्स मैं तुम्हारे मुंह से खुद के लिए सुनने को इतना बेकरार बैठा हूँ। रातों की नींद, दिल का सुकून सब भूले बस तुम्हारे होठों से वो सुनने के लिए तरस रहा हूँ। वो अल्फाज तुमने पूरे जहां के सामने बयां कर दिया, पर मुझे से नहीं कहा। अब क्या जान लेने का इरादा है? साची उसकी शिकायतें सुन शर्म से नजरें नीचे झुका लेती है। रेहान उसके इतने करीब था कि उसकी दिल की धड़कने सब भूल बस रेहान के प्यार के सुर में थिरक रहा था। रेहान की सांसें उसके गर्दन को छूते हुए उसके तन बदन में एक मीठा मीठा सिहरन छोड़ रही थी। रेहान जो इन सारी बातों से अनजान बस अपना जवाब सुनने के लिए इंतजार में था। वो साची को खामोश देख उससे अपनी तरफ धीरे से घूमता हुआ देखता तो साची की आंखें बंद थी और सांसें तेज। वो प्यार से साची के लबों को अपने अंगूठे से होले से छूते हुए काफी मदहोशी में कहता है, अब तो कह दोनों न शोना। मेरे कान कब से तराश रहे हैं तुम्हारा इकरार सुनने को। इतना बोलते हुए जैसे ही साची की तरफ झुकता है कि साची रेहान के सांसों की तपिश में बेकरार हुए उससे खुद से दूर करती है और बालकनी में भाग जाती है। रेहान उसकी इस हरकत पे मुस्कुरा उठता है और खुद भी बालकनी की तरफ चला जाता है, तो रेहान को साची बालकनी के साइड में एक कोने के रेलिंग पर खड़ी होती है। आधे चांद की पूरी रोशनी साची के शर्म से लाल चेहरे का निखार काफी सलीनता से अपने रोशनी में बिखेर रही थी। रेहान मुस्कुराता हुआ साची के पास जाता है और उससे बैक करते हुए एक मुस्कान के साथ उसकी खुशबू अपने रूह तक उतरते हुए प्यार से कहता है, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है ना? साची उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल सामने देखते हुए कुछ सोच कहती है, हम हाँ, ये मेरी सबसे मनपसंदीदा जगह है। पता है क्यों? रेहान धीरे न में सिर हिला हुआ कहता है तो साची मुस्कुराते हुए सामने सड़क के साइड में लगे पेड़ की तरफ उंगली दिखते हुए कहती है, उस पेड़ को देख रहे हो? रेहान सामने वाले पेड़ को देखता हुआ हाँ में सिर हिलाता है तो साची उस पेड़ को देखते हुए आगे कहती है, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। रेहान आचार्य से साची को देखता है तो साची अपनी बात जारी रखते हुए उस पेड़ की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, उस पेड़ के पास ही मैंने 3 साल पहले तुम्हारी पहली झलक देखी थी बारिश में, और बस तुम्हारे प्रति खींची चली गई थी। ये सुन तो रेहान हैरानी और असमंजस में उससे देखता है, क्योंकि उससे तो साची की मुलाकात 2 साल पहले कॉलेज में हुई थी, तो पेड़ के पास कैसे? साची रेहान की हैरानी को भांपते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं 3 साल पहले काफी तेज बारिश हो रही थी और तुम और तुम्हारा दोस्त था। बारिश में भिगाते हुए तुम दोनों की कार खबर हो गई थी और तुमने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और बारिश में भीगते हुए उस पेड़ के पास खड़े थे। मैं यही बालकनी से तुम्हें देख रही थी। उस वक्त मैंने ठीक से तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, पर तुम्हारा हाथ में बना वो टैटू मुझे याद रह गया था। फिर हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई और हमारी बातें शुरू हुई और मैंने तुम्हारा वो टैटू देख तुम्हें पहचान लिया,
कि तुम वही हो। ये सुनते ही रेहान ने झटके से साची को अपने तरफ कर एक बड़ी सी मुस्कान लिए कहता है, इसका मतलब मैं तुम्हार लव न फर्स्ट साइट था। मुझसे भी पहले तुमने कभी बताया नहीं शोना। साची शर्म वाली मुस्कान लिए अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलते हुए कहती है, ऐसा ही कुछ। रेहान बेकरारी से, तो फिर तुमने अब तक मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहे क्यों नहीं? बेचारा सी शकल बनाकर, बेचारा मैं कब से देवदास बने बैठा हूँ। साची उसकी हालत देख हंसते हुए थोड़ा उसके करीब बढ़ती है और उसकी शर्ट को हलक पकड़ नीचे करते हुए उसके गालों में एक किस करते हुए कहती है, क्योंकि इंतजार का पल मीठा होता है घोंचू। इतना बोल साची रेहान को धक्का देते हुए वहां से जाने लगती है। रेहान तो साची के होठों का स्पर्श खुद के गालों पर महसूस कर शौक ही रह जाता है। वो धीरे से अपने गालों को छूते हुए, उन एहसासों को महसूस करते हुए साची की तरफ देखता है तो साची उससे चिढ़ते हुए कमरे में भागा जाती है। रेहान उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए वो भी साची के पीछे भागते हैं और उससे पकड़ने की कोशिश करता है, पर साची उससे हर बार बचकर भाग जाती है। कमरे में दोनों की हंसी की चहल पहल मचने लगी है। तभी साची का बैलेंस बिगड़ता है और वो बेड पर गिरने को होती है। रेहान भी उसके पास आता है तो साची उसकी शर्ट पकड़ बचने के लिए उसे भी अपने पास खींच लेती है। रेहान संभाल नहीं पाता और साची के ऊपर ही बेड पर गिर जाते हैं। ये देख साची को हंसी आ जाती है तो रेहान भी मुस्कुरा देता है। साची रेहान की मुस्कान उसकी खुशी में कहीं खोने सी लगती है। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ा उसके हैंडसम चेहरे को छूते हुए काफी कशिश से कहती है, आई लव यू। साची का इजहार सुन रेहान की हंसी एक पल को गायब हो जाती है। वो आचार्य से साची की देखता है तो साची उसकी तरफ काफी मदहोशी में देख वापस से उसके आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू रेहान, आई लव यू। साची के मुंह से वो शब्द सुन रेहान की खुशी 10 गुना बढ़ जाता है। वो झट से बिना सोचे समझे अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में साची के गुलाबी पलते होठ पर अपने होठ रख उससे किस करने लगता है। साची उसके ऐसे अचानक किस करने से तो शौक में ही चली जाती है। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल नया सा था, बिल्कुल अनछुआ, अनदेखा। वो अपनी आंखें काश कर मिच लेती है और रेहान उसमें खोए हुए अंदाज में बस उससे किस करते रहता है। सुबह का वक्त। अन्या सुबह की चाय लिए दिग्विजय जी के पास आती है। दिग्विजय जी अन्या को देख मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप लिए खुशी से जैसे ही चुस्की लेते हैं कि उनका मुंह बन जाता है। वो मुंह बनते हुए अन्या से कहते हैं, ये क्या है बेटा, इतनी अच्छी सुबह के साथ ये फीकी चाय। अन्या उसकी बात के साथ उसकी शकल देख हंसते हुए कहती है, जी दादाजी, ये फीकी चाय ही आपको हर पल को सुकून से जीने का एकमात्र रास्ता है। आपको पता है पिछले हफ्ते आपका शुगर लेवल कितना हाई था, इसलिए नो रिस्क। ये सुन दिग्विजय जी पहले तो मुंह बनते हैं फिर हंसते हुए कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम ये फीकी चाय भी हर सुबह हंसकर खुशी खुशी पी लेंगे। अगर तुम मुझे मेरे पर पोते या पोती के साथ खेलने का मौका दे दो बस, फिर ये दादा तुमसे कभी नहीं शिकायत करूंगा। अन्या दिग्विजय जी की बात सुन कुछ शर्मा सी गई थी, पर पोते का नाम सुन अन्या को रुद्र का ख्याल आने लगा, जिसे याद कर वो एक नज़र अपने फोन में देख उदास सी हो गई। दिग्विजय जी उसकी उदासी भांपते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? अन्या उनकी बात सुन काफी नरमी से कहती है, नहीं दादाजी परेशान नहीं हूँ, वो बस इनका कल से कोई फोन नहीं आया है जब से गए हैं, तो बस चिंता हो रही है। ये सुन दिग्विजय जी हल्का गुस्सा में कहते हैं, ये मेरा नालायक पोता भी न कभी नहीं सुधर सकता बेटा, ये उसकी पुरानी आदत है, जब काम में होता है तो बस सिर्फ काम काम काम, घर बार से कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगा कि अब ये सुधर गया, लेकिन देखो तो तुम्हें चिंता में छोड़ ना जाने किस काम में लगा पड़ा है। कम से कम एक फ़ोन तो करना चाहिए, आने दो इसे मैं बताता हूँ। दिग्विजय जी को यूं गुस्सा करते देख अन्या उन्हें शांत करवाते हुए रहती है, अरे नहीं दादाजी, आप इतना गुस्सा मत करें, बेकार में तबीयत बिगाड़ जाएगी। वो काम में फंसे होंगे, जब फ्री होगे तो कॉल करेंगे। अन्या के इतना बोलते ही उसका फ़ोन बजाता है। ये देख अन्या खुशी से झट से अपना फ़ोन बिना स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर को उठते हुए जैसे ही खुशी से भर हेलो कहती है, तो उधर से आ रहे आवाज़ को सुन उसकी खुशी कुछ कम हो जाती है। उधर कॉल पर अन्या की माँ सारिका जी थी। अन्या उनकी बात सुन एक नज़र दिग्विजय जी को देख कहती है, नहीं माँ, मैं कैसे आ सकती हूँ, अच्छा ठीक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना बोल अन्या अपनी माँ की उदास आवाज़ सुन मायूस हुए फ़ोन काट देती है। दिग्विजय जी की पर की नज़रें उसके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ अन्या, उदास क्यों हो? आखिर समधन जी ने ऐसा क्या कहा? अन्या उनके ऐसे पूछने पर उदास से कहती है, वो दादाजी माँ चाहती है कि मैं घर पर होनी पूजा में शामिल हो सकूं, और साथ ही उनका काफ़ी मन था मुझसे मिलने का शादी के बाद, तो
इतना बोल अन्या भी उदास हुए चुप हो जाती है। अन्या के कहने पर अब दिग्विजय जी को रियलाइज होता है कि अन्या जब से शादी कर आए है उसके माँ बाप को तो जैसे बेटी से मुंह ही मोड़ लेना पड़ा। ये सब सोचते हुए दिग्विजय जी तुरंत कहते हैं, तो दिक्कत क्या है बेटा, आप चली जाओ, रुद्र भी यहाँ नहीं है तो आप आराम से कुछ दिन वहाँ रुक कर आना, आखिर तुम्हारे माता पिता को भी तो बेटी सुख भोगने का मौका मिल। मैं अभी तुम्हारे जाने का गार्ड्स को बोल इंतजाम करवाता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। अन्या उनकी बात सुन हिचकते हुए कहती है, लेकिन दादाजी ये यहाँ नहीं और इनसे पूछे बिना। मतलब वो इतना कहती कि दिग्विजय जी उसकी बात बीच में काट कहते हैं, अरे बेटा तुम उस नालायक की चिंता मत करो, मैं खुद बात कर लूंगा उससे, कुछ नहीं बोलेगा वो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस जाने की तैयारी करो। और हाँ मैं एक काम करता हूँ, रेहान को कह देता हूँ वो खुद तुम्हें छोड़कर आएगा, ठीक है ना। इतना बोल वो अन्या के सिर पर हाथ फेर वहां से चले जाते हैं। अन्या एक नज़र फोन देख अब भी रुद्र के कॉल का वेट करते हुए सोचने लगती है कि क्या उसका जाना सही होगा। वहीं दूसरी तरफ रेहान परेशान सा अपने रूम का चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर परेशानी की लकीर खींच चुकी थी। वो इतना परेशान था कि कभी वो अपने उंगलियों का नाखून चबाता तो कभी अपना बाल उंगली में फंसाकर उन्हें नोचता। एपिसोड 105। वहीं दूसरी तरफ रेहान परेशान सा अपने रूम का चक्कर काट रहा था। उसके माथे पर परेशानी की लकीर खींच चुकी थी। वो इतना परेशान था कि कभी वो अपने उंगलियों का नाखून चबाता तो कभी अपना बाल उंगली में फंसाकर उन्हें नोचता। तविश कब से उसकी ये हरकत देख रहा था, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब वो बेड से उठते हुए उसका कंधा पकड़ उससे अपने तरफ करते हुए पूछता है, अब क्या हुआ मेरे लाल, अब तू किस बात से इतना परेशान है, कुछ बोलेगा या तूने परेशानी करने का कोई क्लास ज्वाइन कर लिया है। अब तो भाभी ने तेरी लव लाइफ की भी लाइन शॉर्ट कर दी, तो अब क्या हो गया। रेहान तवीश की बात सुन अपना सिर पकड़ बेड पर बैठते हुए काफी झलाए टोन में कहता है, अरे यार तुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी मेरे किस्मत में लिखी है, अगर न भी हो तो मैं खुद उससे ले आता हूँ। एक फ्रस्ट्रेटेड वाली आहें भरते हुए कहता है, आहे क्या होगा मेरा। ये बोलते हुए वो अपना सिर पकड़े उससे नीचे कर अपने बालों को नोचने लगता है। तवीश जो उसकी बात सुनकर ही न समझी में अब भी उससे देख रहा था। वो अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, यार या तो तू साफ साफ शब्दों में अपनी प्रॉब्लम बता, वरना अपना सिर के बालों को नोच नोच कर गंजा कर ले, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुझे ऐसे देख मेरे सिर में दर्द जरूर होने लगा, इसलिए मैं चला। इतना बोल तविश अपना हाथ खड़ा कर वहां से जाने लगता है तो रेहान जल्दी से बेड से उठकर उसका रास्ता रोक कहता है, अरे कैसा यार है यार तू, मुझे परेशानी में छोड़ यूं पतली गली कैसे पकड़ सकता है। तुझे याद नहीं जब तेरी उस लीला मेरा मतलब लैला तुझे डंप कर भाग गई थी। फिर अपने शोल्डर को आगे दिखाते हुए कहता है, तो मैंने तुझे इसी कंधे पर सिर रख कितना हौसला दिया था, तुझे संभाल और तू मुझे ऐसे छोड़ जा रहा है, क्या हमारी दोस्त बस मतलब की है। इतना बोल वो रोनी सूरत बनता है तो रेहान उससे अपना हाथ बांधकर काफी ठंडा लुक देते हुए घूरता है। फिर वैसे उससे काफी ठंडे लहजे में कहता है, हो गया तेरी नौटंकी, अब अगर तूने 1 मिनट में प्रॉब्लम नहीं बताई तो मैं सीधा यहाँ से चला जाऊंगा। रेहान तवीश की धमकी सुन पहले तो मुंह बनाता है, फिर काफी धीमी टोन में कहता है, वो कल रात में वो। तविश उसका ये राग सुन आस पास अपना नजर घुमाता है, फिर साइड से गिटार म्यूजिक्स को उठते हुए बैठता है और उसकी स्ट्रिंग ठीक करते हुए कहता है, एक काम कर तू पहले ये वो कल मैं का राग गा ले, हम परेशानी नेक्स्ट डे सुनेंगे, लेट्स स्टार्ट। इतना बोल तविश धुन बजने को होता है कि रेहान मुंह बनते हुए उसके हाथ से गिटार लेते हुए एक सुर में कहता है, वो मैंने कल न साची को किस कर दिया। इतना सुनकर भी तविश बिना किसी रिएक्शन के उसी देखता है, फिर अपनी एक आईब्रो उछते हुए कहता है, तो रेहान उसका फीका रिएक्शन देख परेशानी से कहता है, तो क्या, तो तुम्हें पता है मैंने उससे बिना पूछे उससे किस कर दिया, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, बस कल इसके इजहार पर मैं अपनी खुशी संभाल नहीं पाया और बस हो गया। तविश उसकी बात सुन काफी सारा सा मुंह बनते हुए कहता है, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, इट्स नॉर्मल, हर कपल में होती है, तुमने किस कर दिया तो क्या हो गया, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि तूने उससे पहली रात को ही 4 बच्चों की माँ बना दिया। ये सुन रेहान उससे साइड वाला पिलो लेकर उसके फेस पर मरते हुए हल्का गुस्से से कहता है, शट अप, ये कैसी बातें कर रहा है, मैंने बस किस किया है और कुछ नहीं। तविश तू रिएक्ट तो वैसे ही कर रहा है। रेहान तो कैसे रिएक्ट करूँ यार, तुझे पता है वो साची है लैला नहीं,
वो इस टाइप की लड़की नहीं है। न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मैं उससे डिस्पो न लागू इस मामले में। वो मुझसे गुस्सा हो गई तो शीट यार, मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था खुद पर। तविश उसकी बेपूछ की बातें सुन अपना सिर पकड़ लेता है और झालते हुए कहता है, ओ भाई 60 सेंचुरी के आशिक, तू क्या जिंदगी भर ऐसे ही उससे प्यार करने वाला है? आंखों ही आंखों वाला, पेड़ों के पीछे, मंदिर के नीचे, वॉमिटिंग करने की एक्टिंग करते हुए, याक देख मेरे भोले लाल, ये 60 नहीं 21st सेंचुरी है। तो ये किस नॉर्मल है? साची को भी नॉर्मल ही लगा हो। अगर उसने किस की तुरंत बाद तुझे एक थापर जड़ा होता तब बात सोचने वाली थी। तब इसकी बात सुन रेहान अपने गालों पर हाथ रखता है। साची ने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सोच वो तविश की तरफ न में सिर हिला है। तविश उसकी शकल देख काफी फ्रस्ट्रेट होते हुए बाहर जाते हुए कहता है, देख यहाँ मेरा सिर खपाने से कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, डायरेक्ट साची ने पूछ ले, यही बेस्ट ऑप्शन है। इतना बोल वो बरबरते हुए बाहर जाने जाता है। कैसा दोस्त है मेरा, हर मामले में खुद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला इंसान प्यार में करप्टेड सॉफ्टवेयर बन गया। सच्ची कहते हैं प्यार इंसान को पागल नहीं, पागल से भी बुरा बना देते हैं। हट, एक किस पर इतनी थिंकिंग? ओह भाई, इतना बोल वो अपना सिर झटक है और तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। रेहान उसके जाने के बाद पहले तो मुंह बनाते हुए गुरता है, फिर उसकी कही बात सोचने लगता है। दूसरी तरफ सिडनी में एक 5 स्टार होटल में एक आदमी अपना फोन में कुछ चेक करते हुए अपने पॉकेट से रोकी की कार्ड निकाल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एक जानी पहचानी खूबसूरत एक डेविल मुस्कान पास करता है। फिर अपना फोन पॉकेट में रख कमरे में अंदर आता है और बिना आसपास देखे बार काउंटर पर जाकर वहां 2 ग्लास निकल उसमें विस्की डालते हुए एक तंज भरी आवाज में हल्का हंसते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। इतना बोल वो 2 विस्की के ग्लास लिए पलटा है और एक खतरनाक मुस्कान लिए अपने सामने सोफे पर बैठा इंसान को देखता हुआ आगे बढ़ता है। सामने और कोई नहीं, रुद्र अपने चेहरे और आसपास एक डार्क ऑरा लिए काफी शान से बैठा था और पास में ही जियान अपना हाथ आगे फोल्ड किए खड़ा था। रुद्र उस आदमी की बात सुन अपनी तीखी नजरें उस पर डाल काफी रौबदार आवाज में कहता है, और मुझसे पता था कि इस मुलाकात की इंतजार तुम बरसों से कर रहे हो सिराव राय। रुद्र की बात सुन सिराव विस्की का एक ग्लास रुद्र की तरफ बढ़ता हुआ खुद भी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है और अपनी नफरत की आग आंखों में होठों पर करवे घुट को मुंह कर एक शैतानी मुस्कान लिए रुद्र को काफी बुरी तरफ घूरता है। उसके अंदर तो जैसे अगरे बरस रहे थे रुद्र को अपने सामने देखकर, पर उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, काफी टफ कॉम्पिटिशन था, दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे। माहौल इतना गर्म हो गया कि इस बड़ी के कम टेम्परेचर में भी जियान के पसीने छूट रहे थे। एपिसोड 106 रुद्र और सिराव दोनों एक दूसरे के सामने बैठे अपनी अपनी नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों के चेहरे तो शांत थे लेकिन आंखें अंगारे बरसा रही थी। दोनों एक दूसरे से हारने को तैयार नहीं थे, पर अंतः में सिराव को अपनी नजरें झुकानी ही पड़ी। रुद्र उसकी ये शुरुआती हार देख मन ही मन मुस्कुराते हुए एक जीत भरी घमंड से कहता है, क्या हुआ सिराव राव, खेल शुरू होने से पहले ही हार मान गए? इसलिए कहते हैं कि चूहे को अपने इलाके में रहकर खुद को शेर समझना कोई बड़ी बात नहीं, पर जब उसका सामना असल शेर से हो तो उससे खुद ब खुद अपनी औकात और जगह पता चल हो जाती है। रुद्र की ये तीखी बातें सीधा उसके अभिमान को लगी। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए गुस्से में अपने एक एक शब्द को लगभग चबाते हुए कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि शेर चूहे को उसकी औकात और जगह बताएगा या एक छोटा चूहा शेर को। किसी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए मिस्टर चौहान। रुद्र उसकी हिम्मत और बताव में छुपी सोच को देखते हुए अपने होठ के एक साइड में एक जहराली मुस्कान लिए कहता है, इंटरेस्टिंग, लगता है इस बार खेल में मजा आने वाला है। सिराव टशन के साथ कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके किस्मत में मजा आएगा और किसके किस्मत में सजा आएगा। रुद्र उसके तेवर देख एक फीकी हंसी से कहता है, वक्त बदल गया पर अंदाज नहीं। अब भी बातों के जल में हो पके हो, पर बातों से कामयाबी और जीत नहीं हासिल होती है सिराव। सिराव अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, अगर किसको कामयाबी की जगह सिर्फ अपने सामने वाले को तबाही चाहिए, वो भी खुद की परवाह किए बिना, तो जीत खुद ब खुद हमारे कदमों में होती है मिस्टर चौहान। रुद्र उसकी बात सुनते ही अपनी एक आईब्रो उचाते हुए उसे देखता है, फिर अपना हाथ उठाकर अपनी उंगलियों से जियान को कुछ इशारा करता है तो जियान जल्दी से अपने पॉकेट से एक एनवोल्प निकल टेबल पर सिराव को पास करता है। सिराव उस एनवोपल को खोल पड़ता है तो एक पल उसकी आंखें सिकोड़ जाती है।
उसके बदले भाव को देख रुद्र कहता है, कोलैबोरेशन की पार्टी का इनविटेशन है। फिर अपनी जगह से खड़ा होकर अपना कोट को सही करते हुए कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह, आई होप यू कम, आई डिस्पेटली वेटिंग फॉर यू। ये वही कोलैबोरेशन का इनविटेशन था जिससे वो रुद्र से छीनना चाहता था, पर अफसोस रुद्र ने उसकी बाजी एक पल में पलट दी। कोष्टक सिराव उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहता है, तो रुद्र उससे देख एक विनिंग फेस लिए वहां से चला जाता है। जियान भी उसके पीछे कमरे से निकल जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए जियान आगे बढ़ लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और वो दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर रुद्र उसकी दीवार से टिककर अपना एक हाथ पॉकेट में तो दूसरा अपने छीन पर एक गहरी सोच में डूबे रहता है। जियान उससे ऐसे देख आसमांजश में कहता है, बॉस क्या सोच रहे हैं? सिराग को तो एक बार फिर उसकी मुंह की खानी पड़ी है, तो अब क्या टेंशन है? रुद्र जियान की बात सुन सोचने वाले अंदाज में कहता है, यही तो टेंशन है। जहां तक मैं जानता हूं उससे उनसे इतनी आसानी बाजी हारने के लिए तो नहीं खेली है। वो अच्छे से जानता ये बिजनेस डील में वो मुझसे कभी नहीं जी सकता। और उस इनविटेशन को देखकर भी उसके चेहरे पर वो हार के भाव नहीं थे जो होने चाहिए। ऐसा लग रहा रहे कि उसने कुछ और हो सोच रखा, कुछ ऐसा जो मुझ पर सीधा असर करे, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा है इस वक्त। रुद्र की बात सुन जियान भी सोच में पड़ गया। वही सिराव अपने हाथों में इनविटेशन लिए उससे एक टैग घूर रहा था। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक सहाराम्य मुस्कान आ गई। वो उस इनविटेशन को टेबल पर झटके से फेंकते हुए अपनी विस्की का ग्लास लेते हुए उससे इनविटेशन को लगातार घूरता हुआ अपनी ड्रिंक का सिप लेता है। फिर एक नफरत भरी हंसी हंसते हुए अपनी ड्रिंक को उस इनविटेशन पर धीरे धीरे गिरते हुए नफरत में जीत के भाव लिए कहता है, ओह मिस्टर रुद्र राय चौहान, तुम्हें कितनी आसानी से लग गया कि मैं हार गया और तुम जीत गए, जबकि मैंने तो अभी खेल शुरू ही किया है। अभी तक मैंने अपने पत्ते भी नहीं खोले और तुमने अपनी जीत का जश्न माना शुरू कर लिया। ओह अफसोस, छू छू छू, लगता है तुमने मुझे कम आंक लिया। पूरे 11 साल की नफरत, गुस्सा, दर्द है इस सीने में छुपा, इतनी आसानी से तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सारी ड्रिंक उड़ेल कर वो ग्लास गुस्से में काफी काश कर टेबल पर पटकता है और अपने पॉकेट से लाइटर निकल उससे जलता हुआ उसके आग में तपते हुए कहता है, कोष्टक योजक चिन्ह, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं बिजनेस में हरा नहीं सकता और वहाँ की चोट तुम्हें उतनी नहीं तोड़ेगी जितना तुम्हें छोटी छोटी दिल की चोट तोड़ेगी। मैं तुम्हें हर पल उस दर्द में जलते देखना चाहता हूँ। जैसे मैं अकेला हूँ वैसे ही तुम्हें भी जिंदगी भर अकेला तड़पते देखना चाहता हूँ। नई नई मोहब्बत की शुरुआत हुई है न तुम्हारी जिंदगी में, अब देखो उस मोहब्बत में कैसे दर्द भरा जहरा घोलता हूँ। इतना बोल वो नफरत से इस लाइटर को इनविटेशन पर फेंक देता है और पल भर में उसमें आग पकड़ लेता है। सिराग काफी नफरत से उस आग को देख रहा था, जैसे इनविटेशन नहीं रुद्र की जिंदगी जल रही हो। तभी उसका फोन बजाता है। वो उसे ऑन कर देखता है तो उसमें एक मैसेज आया हुआ था, अंडरस्कोर हनी आई एम हियर, वेयर आर यू। ये मैसेज पर उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान छह जाती है। वो उसे देख हंसते हुए कहता है, लो रुद्र, एक बर्बादी का वक्त आ गया। इतने बोल वो पास में पड़ा पानी का जग उस जलती हुई आग में डाल वहां से जल्दी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अन्या की फ्लाइट दोपहर तक मुंबई से इंदौर लैंड कर चुकी थी। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड जैन था। रेहान की लव लाइफ अभी अभी शुरू हुई थी, इसलिए अन्या उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और खुद अकेले बस जैन के साथ अपने घर के लिए निकल गई। दादाजी ने तो बॉडीगार्ड की फौज ही खड़ी कर दी थी उसके लिए, पर अन्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो एक बस अपनी मिडिल क्लास पिता की बेटी बनकर जाना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहती। वो अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए एक्साइटेड भी थी तो रुद्र के लिए परेशान भी, क्योंकि उसका फ़ोन अब तक नहीं लग रहा था और न ही अब तक उसका कोई कॉल या मैसेज आया था। जियान का भी कुछ यही हाल था। बस मुश्किल से उससे बस इतना ही पता चला कि वो दोनों सही सलामत पहुंच चुके हैं। अन्या अभी अभी फ्लाइट से निकल जा रही थी तो जैन ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली आगे बढ़कर कहता है, मैम आप वहाँ वेटिंग एरिया में मेरा वेट करें, मैं लगेज लेकर आता हूँ। अन्या का ध्यान अपने फ़ोन में था, इसलिए उसने बस अपना सिर हल्का सा हिला दिया। जैन वहाँ से चला गया तो अन्या आगे बढ़ते हुए रुद्र को कॉल ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। वो काफ़ी टेंस लग रही और साथ ही उससे रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसने काम में बिजी होते ही उससे भूलकर एक कॉल तक नहीं किया। वो ऐसे ही रुद्र को कॉल करने की कोशिश करते हुए बिना सामने देख चल रही थी कि तभी वो किसी से झटके से टकरा जाती है, जिससे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है।
वो ये जल्दी से नीचे झुककर अपना फोन उठाकर जैसे ही सॉरी बोलते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो वो सामने खड़े शख्स को हैरान रह जाती है। वो हैरानी में लगभग कुछ तेज आवाज में चीखते हुए कहती है, तुम यहाँ। एपिसोड 107। अन्या एयरपोर्ट पर चलते चलते अपने फोन से रुद्र का कॉल ट्राई कर रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो ये जल्दी से नीचे झुककर अपना फोन उठाकर जैसे ही सॉरी बोलते हुए अपना सिर उठाकर सामने देखती है तो वो सामने खड़े शख्स को हैरान रह जाती है। वो हैरानी में लगभग कुछ तेज आवाज में चीखते हुए कहती है, दिव्या का तुम। सामने एक 5 फीट 6 इंच की लड़की, गोरा रंग, बाल शोल्डर तक, जिससे इस वक्त एक साइड से क्लिप लगा कर टक किया है, ब्लू शॉर्ट्स एंड व्हाइट लूज टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स पहना हुआ था, साथ ही शोल्डर पर बैग और माथे पर चश्मा, आंखों में घमंड और होठों पर एक मुस्कान। ये थी दिव्या का राठी। चेहरे पर नूर के साथ हर वक्त घमंड रहता है, दिखने में खूबसूरत और साथ हर लड़की को अपना बना लेना चरम, जिससे अब तक कोई बच नहीं पाया। अन्या से यूं एयरपोर्ट पर टकराने पे एक पल तो उससे काफी हैरानी हुई, लेकिन जब अन्या को इस कदर अपने पैरों पर देखा तो घमंड भरी मुस्कान लिए और साथ एटीट्यूड से उससे देख कहती है, यस डिफो अन्या, इट्स मी। अन्या को उसका बिहेव काफी अजीब सा लगा, इसलिए वो जल्दी से अपना फोन लेकर खड़ी होते हुए हल्के आचार्य भरी मुस्कान लिए कहती है, वैसे मैंने नहीं सोचा था कि तुमसे इतने वक्त बाद ऐसे मुलाकात होगी। दिव्या अपनी घमंड भरी आंखों से अन्या को काफी अजीब नजरों से ऊपर से नीचे स्टॉक करते हुए कहती है, शायद मैंने सोचा था। फिर अपना हाथ बांध एटीट्यूड में उससे घूरते हुए ताने भरे लहजे में कहती है, वैसे तुम्हारी तो पूरी चल डाल के साथ होकर तक बदल गई। सिंपल एंड लोअर क्लास रहने वाली लड़की आज ब्रांडेड एंड क्लासी हो गई है। थॉट इम्प्रेसिव। नाइस, वैसे थैंक टू मी, आखिर मेरा ही तो छोड़ा हुआ सब कुछ तुम्हें मिला है। अन्या को उसकी बात सुन काफी बुरा लगा। वो जानती थी कि दिव्या का शुरू से ऐसी ही है, न बातों का सलीका न किसी और चीज का, पैसों का हर वक्त गुरूर रहता है उसके सिर पर। अन्या उसके बात को काफी शांति से हैंडल करते हुए हल्की मुस्कान बिखेर कहती है, थैंक्स तो कहना ही चाहिए, आखिर तुम्हारे ही उस झूठे इल्जामों में ही तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। पर सच कहूँ तो अगर तुम मुझे कुछ महीनों पहले मिलती तो मैं उस बात के लिए तुम्हें सुनाती, तुमसे लड़ती, पर अब आगे बढ़ खुशी से दिव्या का हाथ अपने हाथ में लिए कहती है, मैं तुम्हें बिग वाला थैंक्स कहूँगी। थैंक यू सो मच दिव्या का, मेरी बदलने के लिए, मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सच में अगर तुम मंडप से नहीं भागती तो न जाने मुझसे रुद्र कैसे मिलते, इतना अच्छा परिवार कैसे मिलता, इसलिए थैंक यू सो मच। दिव्या को उसके चेहरे खुशी देख काफी जलन महसूस हो रही थी, पर वो अपनी झूठी मुस्कान बिखेरे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर कहती है, इट्स माई प्लेजर डफो, आई एम हैप्पी फॉर यू। अन्या कुछ कहती उससे पहले ही जैन उससे ढूंढता हुआ वहां आता है और रिस्पेक्टफुली हल्का सिर नीचे किए कहता है, मैम कार रेडी है, हमने चलाना चाहिए। अन्या उसकी बात सुन हमें सिर हिलाती है, फिर दिव्या की तरफ मुड़ कहती है, मुझे चलाना चाहिए, तुमने फिर कभी मिलती हूँ, बाय। दिव्या बस हमें हल्का सिर हिला देती है तो अन्या जल्दी से जैन के साथ वहां से चले जाती है। दिव्या काफी गौर से सब देख रही थी। वो अन्या को जाता देख कुछ सोचने वाले अंदाज में कहती है, इंटरेस्टिंग। ऑटो और बस में ट्रैवल करने वाली गवार आज करोड़ों की गाड़ियों में जा रही है। फिर अचानक ही नफरत और गुस्से में अपनी मुठिया भींचते हुए कोष्टक योजक चिन्ह, वैसे ये सब तेरा नहीं है अन्या, बस उस दिन तेरी किस्मत कुछ अच्छी हो गई तो तुझे मिल गई, लेकिन देख अब मैं सा गई हूँ, सारे पुराने हिस्बा जो पूरे करने हैं और साथ ही अपने पापा की इज्जत जो तेरी वजह से नीलाम हो गई है, उसका भी तो हिसाब लेना है मुझे। तुम इस सब के काबिल नहीं हो, इसलिए डोंट वरी बेबी, ओनली वेट एंड वॉच। दिव्या चरम काफी कामुक आवाज में अपने गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए रुद्र राय चौहान। वही दूसरी तरफ सिडनी में रुद्र जैसे ही अपने होटल की स्वीट में पहुंचता है तो जल्दी से अपना फोन निकाल अन्या का नंबर डायल करते हुए वो खिड़कियों के पास खड़ा एक सुकून के साथ अपने कान पर फोन लगता है। अन्या जो इस वक्त रास्ते में थी, वो जैसे रुद्र का कॉल देखती है तो खुशी से भर जाती है और जल्दी से फोन उठाकर गुस्से और नाराजगी से कहती है, कहाँ थे आप, और आपने अब तक एक कॉल तक नहीं किया, आपको पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। नहीं, आपको कैसे पता है, आप तो बस वहां जाते ही काम के दुनिया में खो गए होगे, मेरी याद तक नहीं आए होगी। आप अपना एक नंबर के झूठे है और आपके सारे वादे भी। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अन्या अपनी नाराजगी एक सुर में जाहिर कर रही थी, पर जब उससे रुद्र की कोई आवाज उधर से आती नहीं सुनाई देती है
तो वो परेशान होते हुए कहती है, हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो, कुछ तो बोले। रुद्र जो अपने होठों पर सुकून भरी मुस्कान लिए बस अन्या को सुकून से सुन रहा था। उससे उसकी यूं नाराजगी पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वो उसके टोकने पर शरारत से कहता है, हम्मम लगता है वाइफी की शिकायतों की लिस्ट लंबी हो गई है। मुझे एपोलॉजी मांगने की जरूरत है। एपोलॉजी शब्द सुन अन्या कुछ शर्मा सी गई। उससे रुद्र के दिए हुए वो सारे एहसास याद आने लगे। दोनों कुछ पल ऐसी खामोशी में एक दूसरे की सांसें सुन सुकून पा रहे थे। फिर अन्या ही अपने शर्माहट को छुपाते हुए कहती है, ये सब छोड़े ही बताए अपने मुझे अब कॉल क्यों नहीं किया था? और आपने खाना खाया? रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वाइफी अगर कॉल पहले करता तो तुम्हारी ये मीठी डांट कैसे सुनने को मिलती? अन्या उसकी बात सुन बस मुस्कुरा दी। वही रुद्र की अन्या के पीछे से गाड़ियों की आवाज सुन वो नॉर्मली कहता है, वैसे वाइफी कहाँ हो इस वक्त तुम? कहीं जा रही हो क्या? अन्या उसकी बात सुन बाहर देखते हुए, उससे याद आता है कि उससे अब तक रुद्र को उसके घर जाने का तो बताया ही नहीं था। इसलिए वो जल्दी से कहती है, हाँ वो मैं घर जा रही हूँ, मम्मी पापा के पास। काफी दिन हो गए हैं, इसलिए मेरा भी मान था। सॉरी आपसे बिना पूछे या बताए आने पड़ा। पर क्या करती, आपका कॉल ही नहीं लग रहा था। बस 2 दिन में आ जाऊंगी। अन्या ने अपनी बात कहकर रुद्र का जब जवाब नहीं सुनना तो वो परेशान से कहती है, रुद्र आप सुन रहे हैं ना? हेलो हेलो रुद्र। इतना बोल वो जैसे फोन चेक करती है तो कॉल काट चुका था। ये देख अन्या दोबारा ट्राई करती है लेकिन फोन नेटवर्क के बाहर बता रहा था। ये देख अन्या परेशान सी अपने फोन को देखते हुए कहती है, न जाने उन्होंने मेरी बात सुनी है कि नहीं। अगर नहीं सुनी तो कहीं बाद में ऐसे पता चलने पर वो गुस्सा करेगी क्या पता। लेकिन शादी के वक्त और अब के वक्त में अंदर तो है तो वो मुझे मना तो नहीं करेगी जाने के लिए। पर क्या भरोसा उनका, एक बार बात हो जाती तो रिलैक्स रहती। यही सब सोच अन्या परेशान सी रुद्र की कॉल का वेट करने लगती है। वही सिडनी में अचानक बात करते वक्त ऐसे कॉल काटने पर रुद्र परेशान सा फोन देखता है तो वहां नेटवर्क एरर बता रहा था। ये देख रुद्र झालते हुए कहता है, इससे भी ये अभी होना था। पता नहीं वाइफ क्या बता रही थी, कुछ समझ ही नहीं आया। ओफो, इतना बोल रुद्र आसपास देखता है। फिर उसकी नज़र सुइट के फोन पर जाती है, पर वो जैसे ही उठता है कि जियान उससे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आ जाता हुआ और रुद्र को जाना पड़ता है। एपिसोड 108 अन्या का घर। जैसे ही एक पोश कार अन्या के घर के आगे रुकती है तो उसके सारे मोहल्ले वाले की नज़र उस कार पर टिक जाती है। जैन तुरंत ही कार रुकते हुए आगे वाले सीट से उतरा है तो आसपास वालों की नज़र उस पर टिक सी जाती है। सब काफ़ी उत्सुकता से कार को देखने लगते हैं क्योंकि ऐसी महंगी कार उन सब सिर्फ फिल्मों या टीवी पर ही देखी थी। सबकी नज़र बस कार पे ही टिकी थी। तभी जैन जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोलता है और रिस्पेक्ट से अपना सिर हल्का से झुका लेता है तो अन्या जल्दी से बाहर निकलती है। सबकी नज़र तो अन्या का रुतबा देख आचार्य से फैल सी गई थी। साथ ही बातों का क्या है, वो तो कभी नहीं रुकती, इसलिए अन्या के बारे में भी होने लगी, पर इस बार सिर्फ उसकी तारीफ के और साथ ही केवेंद्र जी की शान के। वो सब एक टैग अन्या को देख रहे थे, पर वही अन्या की नज़र तो बस अपने घर पर ही टिकी थी। अपने घर को देख उसकी खुशी थामते ही थम रही थी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। घर का दरवाजा खुला होने की वजह से वो सीधा अंदर जाती है। उसकी सबसे पहले नज़र सोफे पर बैठे पर अपने पापा पे जाती है और साथ ही हॉल में उसकी माँ पे, जो अपने कामों में लगी थी। अन्या बिना आवाज़ किए अपनी माँ की तरफ बढ़ जाती है। तभी केवेंद्र जी की नज़र अन्या पे जाती है। वो खुशी और आचार्य से खिल जाते हैं। वो कुछ कहने को होते हैं। अन्या अपने होठों पर एक उंगली रखते उन्हें चुप रहने का इशारा करती है और अपनी माँ की तरफ चुपके से बढ़ जाती है। केवेंद्र जी बस उसकी हरकत पर मुस्कुरा देते हैं। अन्या सारिका जी के करीब बढ़ अचानक ही उसके पीछे से काफ़ी जोर से अचानक चिल्लाते हुए उन्हें डरा देती है। सारिका जी डर से चिल्लाते हुए अपने सीने पर हाथ रख जैसे ही पलटकर पीछे देखती है तो सामने अन्या बच्चों की तरह खिला खिला कर हंस रही थी। साथ ही उन्हें आंखों से इशारों में चिढ़ा रही थी। साथ ही केवेंद्र जी भी इस छोटी शरारत में साथ देते हुए सारिका जी को देख हंस रहे थे। सारिका जी दोनों बाप बेटी की इस हरकत पर गुस्से में घूरती है, फिर अन्या के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ऐसे कोई करता है भला? शादी हो गई है अब तेरी लाडो, कुछ तो बचपना छोड़ दे। उनकी बात सुन केवेंद्र जी उसकी बात काटते हुए अन्या के पास आते हैं और अपने दोनों हाथ अन्या के कंधे पर रख उसका साथ देते हुए कहते हैं, अरे सारिका जी आपका बस चले तो हमारी लाडो के हंसने पर भी पाबंदी लगा दीजिएगा। फिर अन्या की ओर देख उसका गाल छूकर प्यार से कहते हैं,
कर लेने दीजिए इन्हें ये छोटी छोटी शर्तें, इन्हीं शरारतों से ही तो हमारा ये घर लगता है। और अपने पिता के घर में बचपना नहीं करेगी तो फिर कहाँ करेगी। अन्या अपने पिता को यूं साथ देता देख मुस्कुराते हुए उन्हें साइड हक सारिका जी को मुंह बंद कर कहती है, वही तो पापा, एक आप ही है जो मुझे समझते हैं इस घर में। माँ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे इतने दिन बाद देखकर प्यार से गले लगने की जगह मेरा अपनी दाद से स्वागत कर रही है। अन्या की बात सुन सारिका जी एक नज़र उससे घूरती है, फिर देखते देखते उसके चेहरे पर मुस्कान छह जाती है। वो अन्या का कान पकड़ कहती है, अच्छा, इतने भी ज़्यादा अच्छे तरीके आते हैं तुम्हारी माँ को स्वागत के करो उससे। अन्या अपना कान बचाते हुए कहती है, ओह माँ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा सॉरी। सारिका जी अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए उसका कान छोड़ अपने गले लगते हुए सुकून भरी आवाज में कहती है, कितने महीने हो गए हैं लाडो तुझे अपने कलेजे से लगाए। फिर भावुकता में बहकर जरा दो पल अब सुकून तो मिले मुझसे। कैसे है तू लाडो, तेरा घर सब कैसा है, यहाँ अचानक कैसे, तुमने तो कहा था कि दामाद जी। अन्या अपनी माँ के ऐसे सवाल सुन मुस्कुराते हुए उनसे अलग होती है और अपनी माँ की आंखों से कुछ छलके हुए बूंदों को साफ करते हुए विश्वास और खुशी से भर कहती है, माँ सब ठीक है और मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, तो अपनी आंखों से तसल्ली कर लेना। इतना बोल अन्या दोबारा गले लग जाती है। सारिका जी अपनी बेटी की खुशी और विश्वास देख सुकून भरी मुस्कान के साथ केवेंद्र जी को देखती है, जैसे आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का कह रही हो। जब पिछली बार अन्या आई थी तब उन्होंने अपनी बेटी का ये खुशी से धमाका नूर नहीं देखा था जो अब दिख रहा है, और ये सब रुद्र के प्यार का असर था। केवेंद्र जी और सारिका जी अन्या को सोफे पर लेकर बैठते हैं, तो अन्या अपनी माँ के सीने से लगी कहती है, माँ इस मिस यू। सारिका जी अन्या के सिर प्यार से सिर फेर कहती है, हमने भी बेटा, हमें तो भरोसा ही नहीं था कि तुम यूँ अचानक आओगी। अन्या मुस्कुराते हुए अपने को देख कहती है, कैसे नहीं आती माँ, आपने इतने प्यार से जी बुलाया था, और वैसे भी मेरा भी तो आप दोनों से मिलने का कितना मन था, पर घर परिवार में ऐसे उलझ ही क्या नहीं पाए। अन्या की बात सुन केवेंद्र जी उसके सिर पर हाथ फेर कहते हैं, वैसे बेटा दामाद जी कैसे है, वो नहीं आया आपके साथ। अन्या रुद्र के बारे में सुन एक पल मायूस होती है, पर अपने पिता की ओर देख मुस्कुराहट भर कहती है, वो ठीक है पापा, काम के सिलसिले में सिडनी गए हैं, इसलिए तो दादाजी ने कहा कि मैं आपके पास से हो आऊं। सारिका जी अन्या की बात सुन चिंता भरे स्वर में कहती है, बेटा इसका मतलब आप दामाद जी से पूछकर नहीं आए हो। अन्या उनकी बात सुन कंफ्यूज सी उन्हें देखती है तो सारिका की शादी का वक्त याद कर कुछ से कुचाते हुए कहती है, मेरा मतलब है शादी के वक्त जो उन्होंने कहा था, और फिर रात ही परिवार। अन्या अपनी माँ की चिंता भांपकर अपना हाथ थामे विश्वास से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हमारा रिश्ता अब इतना कमजोर नहीं, और वैसे भी दादाजी ने कहा है कि वो खुद रुद्र से इस बारे में बात करेंगे। अन्या की बात सुन केवेंद्र जी और सारिका जी बस अपना सिर हिला देते हैं। तभी अन्या को अपने गर्दन पर कुछ चल रहा महसूस होता है, तो वो अनवश अपने गर्दन पर हाथ रखता है तो उसके हाथ में एक मकारा आ जाता है, जिससे देख अन्या उससे दूर से फेंकते हुए डर से चिल्लाकर उछलने लगती है और सोफे पे चढ़ चिल्लाती है, तो तभी पीछे से जोर जोर से हंसने का आवाज आता है, जिससे सुन अन्या जैसे ही पलटी है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अन्या के पीछे एक 16-17 साल का लड़का अन्या को देख जोर जोर से हंस रहा था। ये था साहिल वर्मा, अन्या का छोटा भाई। अन्या इतने लंबे वक्त बाद अपने भाई को देख खुश तो होती है, पर उसकी हंसी में छुपी उसकी शरारत को भाप वो झट से पलट कर देखती है तो वो मकरा पाल्टिक का था, जिसकी वजह से अन्या डरी थी। साहिल हंसते हुए कहता है, सच्ची दीदू आप अब तक नहीं बदली, ये छोटे से खिलौने से डर जाती हो। ये बोल वो हंसने लगा तो अन्या गुस्से में उससे घूरती है, फिर सोफे से लग भाग कूदते हुए उससे मारने के बढ़ते हुए कहती है, रुको छोटकू तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। साहिल अन्या को बढ़ाता देख उससे बच के भागते हुए कहता है, पहले पकड़ के दिखाओ दीदू, सच्ची शादी के बाद मोटी हो गई हो, अब आप मुझे नहीं पकड़ पाऊंगी। अन्या उसकी बात सुन गुस्से में उसके पीछे भागते हुए कहती है, रुको बच्चों अभी मैं बताती हूँ तुम्हें, सारे बदले गिन गिन कर लूंगी। ऐसे ही कहते अन्या उसके पीछे भागने लगी तो साहिल अन्या से बचने के लिए, दोनों का ये चूहे बिल्ली के खेल में घर में तूफान मच चुका था और साथ ही सारिका जी और केवेंद्र के चेहरे पर खुशी की रौनक खिला हुआ था। वो दोनों अपने वैसे ही हंसी खुशी के पुराने दिन वापस जीते हुए लग रहे थे। यही तो हंसती मस्ती के खट्टे मीठे पल थे। अन्या के यूं अचानक आने से उसके जिंदगी में रूठी खुशियां जैसे लौट आई थी। वहीं दूसरी तरफ रात के लेट नाइट मीटिंग और गैदरिंग से लौट रहे रुद्र की लिफ्ट अपने कमरे के फ्लोर पर रुकती है।
रुद्र लिफ्ट से निकल जियान को देख कहता है, जियान चाबी मुझे दे दो रूम की, और तुम जाकर आराम करो। सुबह हम इस नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंस्पेक्शन पे जाना है और साथ ही मिस्टर वेस्टन से न्यू फॉर्म के लिए डिस्कस भी करना है, तो इस हिसाब से मेरे सेक्रेटरी से शेड्यूल फिक्स करवा लेना। जियान रुद्र की बात सुन हमें सिर हिलाते हुए उससे रूम की चाबी देते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रुद्र का कमरा ज्यादा दूर नहीं था, बस 4 कदम में था, इसलिए वो अपने पॉकेट से फोन निकाल आगे बढ़ जाता है। वो अन्या का नंबर निकल जैसे ही डायल करने को बटन प्रेस करता ही है कि कोई उससे काफी जोर से टकराता जाता है और रुद्र के हाथ से उसका फोन नीचे गिर सामने से टकराने वाली लड़की के हील्स के नीचे से लग टूट सा जाता है। रुद्र से टकराने के बाद वो लड़की जल्दी से सॉरी बोलती है, पर रुद्र उसकी बातों को इग्नोर कर आने फोन को उठाकर जल्दी सा चेक करता है तो वो ऑन नहीं हो रहा था। ये देख रुद्र एक अफसोस सा फोन देखता है और बिना उस लड़की की बात सुन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो लड़की तो बस रुद्र को ताकते ही रह जाती है, जबकि रुद्र ने नहीं उससे एक शब्द कहा और नहीं अपनी एक नज़र उठाकर उससे देखा। रुद्र यूं इस कदर जाते देख वो लड़की कुछ पल यूं ही ताकते हुए उसके कमरे की तरफ देखते रहती है, फिर अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कहती है, इंटरेस्टिंग, लाइक थॉट समथिंग चेंज और सो मे वन चेंज। फिर अपने निचले होठों को हल्का सा दांत के तले दबाकर एक अट्रैक्टिव टोन में कहती है, देन इट्स मेक अ फन। इतना बोल वो अपने बालों को अदा से झटकते हुए वहां से चली जाती है। वही रुद्र अपने कमरे में फोन चेक करता है तो वो खराब हो चुका था, इसलिए वो अन्या को सोच एक आह भरता हुआ अपने गर्दन पर हाथ रख उससे सहलाते हुए कहता है, लगता है वाइफी तुम मुझे इतना मिस कर रही हो कि हर कुछ तुम्हारी मेरी जुदाई बढ़ा ही रहा है। अब लगता है तुम्हारे पास जल्दी आना पड़ेगा, सब छोड़ करके। इतना बोल वो अपना फोन साइड में पटकते हुए वॉशरूम चला जाता है। एपिसोड 109 अन्या का घर। पूरे दिन परिवार के बीच के चाहल पहल में वक्त कब सबका बीता किसको किसी बात की खबर ही नहीं। सबने खुशी खुशी काफी प्यारे वक्त बिताया। साहिल तो अपनी दीदू से मिलकर काफी खुश था। वो दोनों की बातों का सिलसिला ऐसा चढ़ा कि दो बिछड़ी सहेलियों को भी पीछे छोड़ दे। रात काफी होने के बाद सबने मिलकर खाना खाया और अन्या अपने रूम में आती है और फ्रेश हुए कपड़े चेंज कर जैसे ही बेड पर बैठ अपना फोन चेक करती तो मायूस हो जाती है, क्योंकि न ही रुद्र का कोई कॉल था न ही मैसेज। वो हल्की नाराजगी लिए रुद्र को कॉल करती है तो उसका स्विच ऑफ बताने पर उसका मुंह ही लटक जाता है। उसके मन में ढेर सारे सवाल थे कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक रुद्र उससे बात नहीं कर रहा है। देखने से ऐसा लग रहा था अन्या कि रुद्र उससे एवियोट कर रहा है। अन्या इस बात से काफी परेशान काफी बार रुद्र को कॉल करती है, पर फोन हर बार स्विच ऑफ बताता है। अन्या परेशान सी नजर आ रही थी कि तभी उसके कान में साहिल की मजाकिया आवाज पड़ती है, क्या हुआ दीदू, जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं? जरूर आपसे परेशान होकर अपने आजादी के दिन सुकून से एंजॉय कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल साहिल हंसने लगता है तो अन्या उससे काफी बुरी तरह घूरते हुए पास में रखा पिलो उठाकर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, रुक अभी बताती हूँ कौन मुझसे परेशान है। इतना बोल वो जैसे उठने को होती है कि साहिल हड़बड़ाते हुए जल्दी से कमरे से निकलते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं दीदू अभी नहीं, कल आराम से इस बात का फैसला करेंगे, आप अभी सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। इतना बोल वो हड़बड़ाते हुए कमरे से निकल जाता है तो अन्या अपना उठता हुआ कदम वापस कर बेड पर लेटते हुए अपना फोन एक बार दोबारा चेक करती है। फिर तभी उसके जेहन में जियान का ख्याल आता है, पर वो जैसे ही फोन को होती है कि उसे ध्यान आता है कि सिडनी में तो अभी आधी रात से भी ज्यादा हो रहा होगा और इस वक्त उससे डिस्टर्ब करना वो ठीक न समझ ऐसे रुद्र की फोटो देखते हुए अपनी आंखें बंद कर उससे याद करते हुए उदासी से कहती है, आई मिस यू, आप जल्दी आ जाए बस, मुझसे अब एक दिन भी आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, आ जाए बस। ये बोलते हुए एक आंसू का कतरा अन्या के आंखों से गिरता है, जिससे वो खुद में समेत रुद्र की फोटो देखते कब उसकी आंखें नींद की आगोश में चली जाती है उससे पता ही नहीं लगता। वही रुद्र अपनी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मीटिंग खत्म कर कोलिब्रेशन इवेंट के लिए निकल रहा था। उसके पीछे जियान के साथ सेक्रेटरी मैनेजर और 2-3 और स्टाफ चल रहे थे। रुद्र सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अपने पीछे चलते असिस्टेंट से कहता है, इवेंट के इंचार्ज को न्यू डिटेल के बारे में ब्रीफ करने के लिए मिस्टर दास से बात कर लेना। मैनेजर तभी एक फाइल आगे करते हुए कहता है, सर ये है आज की कोलैबोरेशन के लिए मॉडल की लिस्ट। वो जैसे ही उस फाइल को आगे कर दिखने को होता है कि रुद्र उसकी फाइल को इग्नोर कर काफी कारक लहजे में कहता है, वाट एवर चूज इट्स फाइन, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस सब से डील करूं, और वैसे भी मैं तुम्हें इतने पैसे ये सारे कामों के ही देता हूँ, सो डू योर जॉब एंड गेट लिव।
रुद्र की बात सुन मैनेजर हल्का डर जरूर जाता है, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए रुद्र को ग्रीट बार वहां से निकल जाता है। रुद्र आगे बढ़ते हुए जियान से देखता है, जियान मेरे लिए एक न्यू फोन ऑर्डर कर दो, कल वो टूट गया था, तो बाकी सब देख लेना। रुद्र काफी कस्टमाइज्ड फोन उसे करता था, वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पे ट्यून्ड होता था और साथ ही काफी सिक्योर हुआ करता था, इसलिए उसके लिए उससे स्पेशल ऑर्डर करना होता था। कोष्टक रुद्र अपनी बात बोल वो लगातार बढ़ते रहता है कि तभी वो अचानक रुककर जियान की तरफ देख कहता है, जियान तुम मुझे अपना फोन दो। तो जियान उसके ऐसे फोन मंगाने पर एक पल उससे देखता है, फिर जल्दी से अपने बॉस को अपना फोन निकाल देता है। तो रुद्र कुछ खुशी से भर जल्दी से उससे हल्का सा साइड लिए एक नंबर डायल कर जैसे ही वो कॉल करने को होता है कि उसकी नज़र अपनी घड़ी पे चलते वक्त पर जाती है। वक्त देख रुद्र सोचने लगता है कि इस वक्त तो अन्या सो रही होगी क्योंकि वहां आधी रात हो रही होगी। ये सोच रुद्र वापस से अपना मन मार कर फोन जियान की तरफ फेंक वापस से अपने डाक और लिए उससे चलने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जियान एक नज़र अपने फोन को जिससे उसने अभी अभी रुद्र के फेंकने पर कैच किया था और दूसरी नज़र रुद्र को देख वो कंफ्यूज सा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का इमोशन मौसम से भी तेजी से यूं बदल रहे थे। बेचारा जियान इन सारे इमोशन की वजह ना समझ अपना सिर झटकते हुए वापस से रुद्र के पीछे चलने लगता है। पूरा वक्त रुद्र का दिल अन्या में धड़क रहा था, पर उससे हर बार बात होते होते रह जाती थी, कभी किस्मत के हाथों तो कभी वक्त के हाथों, जैसे ये उनकी जुदाई की परीक्षा हो कि कौन अपनी तड़प में जीता और कौन इस तड़प की आह में जलता है। अन्या का भी रुद्र के जैसे ही हाल था। रुद्र को तड़प थी तो अन्या की तड़प के साथ बेचनी। थक हार के अन्या ने जियान से बात करने की भी कोशिश, तो वो भी काफी बसी था, जिससे उससे बस रुद्र के काफी बिजी होने का पता था, इसलिए अन्या मायूस हुए उससे डिस्टर्ब न करने का फैसल करती है। वही सिडनी के शाम में एक आलीशान 7 स्टार होटल की रौनक आसमान में चमकते सितारों से भी ज्यादा थी। चारों तरफ लाइटों की सजावट ऐसी थी, कोई भी 2 पल उसकी खूबसूरती में खो सा जाए। ये रुद्र की कंपनी की कोलैबोरेशन सेलिब्रेशन की पार्टी। काफी जाने माने बिजनेसमैन उस पार्टी में आए थे ताकि वो रुद्र के गुड बुक्स में खुद की जगह बना पाए। जब रुद्र जी पार्टी में एंट्री होती है तो ठंडी आहे से पूरा मोहाल एक बाफिला जगहों में जैसे बदल जाता है। सारी लड़कियां बस पार्टी उसकी पर्सनैलिटी में खुद को खोसी रही थी। सारे हॉल की नज़र बस रुद्र पर ही टिकी थी। रुद्र अपने कोलैबोरेशन पार्टनर मिस्टर माइल ट्रॉन से हाथ मिलते हुए मिलता है। पार्टी शुरू होती है और मिस्टर ट्रॉन स्टेज पर जाकर रुद्र के साथ अपनी कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट करते हुए उससे स्टेज पर बुलाते हैं। फिर एक शैंपेन की बोतल उससे देते हुए अपनी पार्टनरशिप के लिए उससे ओपन करने का ऑनर देता है। इस सेलिब्रेशन रुद्र भी बोतल ओपन कुछ शब्द कहता है। वो जैसे ही जाने को होता है कि मिस्टर ट्रॉन अनाउंसमेंट सुन उसके पाँव जम से जाते हैं और हैरानी से उससे देखने लगता है। मिस्टर ट्रॉन अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं, सो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस अवर टॉप मॉडल ऑफ द न्यू लॉन्च, मिस अलीशा सहगल। तभी पूरे इवेंट्स की लाइट हल्की डाउन होती है और स्पॉटलाइट दरवाजे पर पड़ती है तो वहां एक लड़की आती हुई नजर आती है। 5 फीट 6 इंच लंबी कद, दूर से भी गोरा रंग, आंखें भूरी, जो किसको भी एक नज़र में अपना ख्याल बना ले। होठ गुलाब की तरह दिखने में नाजुक, एलाइन लॉन्ग ऑफ शोल्डर ब्लैक गाउन के बीच में स्प्लिट से दिखती उसकी गोरी पैर सबकी अपनी तरफ लुभा रहे थे। वो दिखने में जैसे परफेक्ट फिगर के साथ सुंदरता के मोती में पिरोई लड़की थी। सारे लड़के तो उसे ही देखकर अपनी कल्पनीय दुनिया खो से गए थे। अलीशा मुस्कुराते हुए सामने देख काफी अदा से चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जहां सब लड़कों की उसके लिए आह निकल रही थी तो वही रुद्र बस एकटक उससे देख रहा था। उसके आंखों में हैरानी के साथ कुछ अलग ही भाव थे, जो भी आंखों में देखने को नहीं मिलते। अलीशा की नज़र भी सामने स्टेज पर खड़े रुद्र पर ही थी, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी वो सामने देख चल रही है। एपिसोड 110। अलीशा की एंट्री होते ही इवेंट में रुद्र के चेहरे के भाव कुछ अलग से हो गए। उससे देख कोई भी बता सकता था कि उसके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है। वो काफी अजीब नजरों से एकटक अलीशा को देख रहा था। अलीशा स्टेज पर आते ही मुस्कुराते हुए सबकी एक नज़र देखती है। मिस्टर ट्रॉन आगे आते हुए उससे हाथ मिलाकर उससे ग्रीट करते हैं और रुद्र के पास ले जाते हुए उससे दिख प्राउड स्माइल लिए अलीशा का इंट्रो करवाते हुए कहते हैं, मिस्टर चौहान मीट आउ मॉडल आल। मिस्टर ट्रॉन बस इतना ही कहते हैं तो रुद्र उनकी बात करता हुआ काफी दर्द और नफरत में गुस्सा लिए अपनी रौबदार आवाज में कहता है, अलीशा। अलीशा सहगल। रुद्र के मुंह से अपना नाम सुन अलीशा एक कातिल मुस्कान के साथ
उसके आगे अपना हाथ बढ़ते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो मिस्टर चौहान, इट्स प्लेजर टू मीट यू टुनाइट। रुद्र उसकी बात सुन काफी बुरी तरफ उससे घूरता है, फिर उससे नफरत से देख अपने हाथों को अपने पॉकेट में रखे ही कहता है, बट आई एम नॉट। फिर मिस्टर ट्रॉन की तरफ देख काफी बेपरवाही से कहता है, मिस्टर ट्रॉन, आई डोंट थिंक आई इंटरेस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। इट्स योर चॉइस, डू व्हाटएवर यू वांट। एक्सक्यूज मी। इतना बोल रुद्र एटीट्यूड में अलीशा को इग्नोर करते हुए वहां से नीचे आ जाता है। मिस्टर ट्रॉन और अलीशा तो बस ताकते रह जाते हैं। मिस्टर ट्रॉन को रुद्र का बिहेव समझ तो नहीं आता, इसलिए वो अपना सिर झटक अलीशा को स्टेज पर खड़ा कर सबसे इंट्रो करवाता है और साथ ही अपनी कोलेब्रेशन की ब्रीफ देता है। वही अलीशा रुद्र के ऐसे इग्नोर करने को एक पल के लिए अपनी इंसल्ट समझती है, पर फिर कुछ सोच वो अपनी सारी बात को साइड रख बस एक टैग रुद्र को देख रही थी, जो दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी था। पूरी पार्टी में अलीशा की नज़र बस रुद्र पर थी, पर रुद्र का सिर्फ अपने कामों में। रुद्र को देख ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अलीशा की प्रेजेंस उसके लिए मैटर भी करती है। काफी वक्त से मौके की तलाश में अलीशा रुद्र को तक रही थी, पर कोई भी रुद्र को अकेला नहीं छोड़ा। तभी काफी इंतजार के बाद रुद्र खुद ही एक्सक्यूज कर सबसे अपनी ड्रिंक लिए बालकनी एरिया की तरफ बढ़ जाता है और वहां खड़ा होकर वो एक नज़र अपनी हाथ में बंदी घड़ी को देख अपने पॉकेट से फोन निकलता है, जो कुछ वक्त पहले ही जियान ने उससे दिया। सब कुछ उससे पहले जैसे ही रिस्टोर कर दिया था, पुराने फोन के जैसे। इसलिए रुद्र आसमान में खिले चांद को देख अन्या को कॉल करता है। बेल जाने लगती है कि तभी उससे अपने पीछे से एक कातिलाना आवाज पड़ती है, इट्स लॉन्ग टाइम टू सी यू रुद्र। रुद्र उस आवाज को बखूबी अच्छे से पहचानता था, जिस वजह से उसकी मुठिया कशने लगी थी। वो अपना फोन वापस से काटकर मुड़ता है तो सामने अलीशा हाथों में वाइन की ग्लास लिए काफी अदा उसकी तरफ बढ़ रही थी। रुद्र की आंखों में उससे देखते ही मानो आग सा उतर आता, कुछ पुराने जख्म अब जैसे फिर से कुरेदे लगे थे। अलीशा रुद्र के बिल्कुल करीब खड़ी होकर उसकी आंखों में प्यार से देख सेडेटिव वॉइस में कहती है, कैसे हो, कितने सालों के बाद मिलना हुआ। आई एम सो हैप्पी। रुद्र उसकी ये मीठे शब्द सुन काफी गुस्से और नफरत में उसकी आंखों देख कहता है, बट आई एम नॉट एंड आई विश नॉट टू सी यू अगेन इन दिस वर्ल्ड। इतना बोल वो गुस्से में जाने लगता है तो अलीशा उसका हाथ पकड़ उसके करीब बढ़ते हुए काफी अट्रैक्टिव टोन में कहती है, ओह इतना गुस्सा, चलो इतने सालों में मेरे लिए कुछ तो अभी भी बाकी है तुम्हारे दिल में। आई लाइक इट। रुद्र के करीब होते हुए उसके हाथों को अपने गाल से छू एहसास भरी आवाज में कहती है, एंड आई लव इट्स टू। ये सुन तो रुद्र को अपने पुराने दर्द की एक आह नफरत में लिप्त उसके दिल में उतरने सा लगता है। वो काफी झटके से अपना हाथ झटक एक वार्निंग भरी टोन में उससे खा जाने वाली नजरों से देख कहता है, मिस अलीशा सहगल, बिहेव योर वर्ड्स एंड एटीट्यूड उधर देन यू पे फॉर 30 आफ्टर 3 मिनट। इतना बोलते हुए वो अलीशा को ऐसे देखता है कि अलीशा डर से कुछ कांप सी जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाती। रुद्र अपनी बात खत्म कर कब का चला जाता है और अलीशा अपने चेहरे पर डर के पसीने लिए एक गहरी सांस भरी है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिससे पर वो अपने दांत पिसते हुए कहती है, लेट्स शी रुद्र वो पे इन द फ्यूचर यू और मी। फिर अपने बालों को पीछे अदा से झटक कहती है, लगता है सालों की जख्म के दर्द से तुम्हें छुटकारा मिल गया है, पर बेबी तुम भूल गए मेरा नाम भी अलीशा है। अलीशा, उस जख्म के निशान को भी नासूर बनने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुम्हारी कमजोर खड़ी अब भी मेरे हाथों में ही है। इतना बोल अपनी मुट्ठी भींच आगे बढ़ जाती है। कोष्टक उसके वहां से जाने के बाद वही पर्दे के पीछे खड़ा एक आदमी जो कब से उन सारी बातों का जायजा ले रहा था, वो कुछ सोचते हुए कहता है, हम्मम इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। वही अलीशा से मुलाकात के बाद रुद्र का दिल दिमाग काफी बेचैन था। वो अपने कमरे में आते ही अपना कोट उठाकर फेंक देता है। वो काफी वक्त से उसके प्रेजेंस में जितना काम बिहेव कर रहा था, अब वो अपना सिर पकड़ बैठ जाता है। अलीशा की प्रेजेंस उसे खुद के लिए धोखे और नफरत की याद दिला रहा था। वो अपना सिर पकड़ उस पल को याद करने से खुद को रोकता है, पर बार बार वो पल उससे गुस्सा दिला रहा था। रुद्र अलीशा से जितनी नफरत करता था वो आज तक उतना किसी से नहीं किया होगा। उसके वजह से वो ऐसा है, प्यार रिश्तों पर न भरोसा करने वाला, उससे दूर भागने वाला रुद्र सिर्फ अलीशा के कारण था। एक दिन बाद चौहान मेंशन के रात के 1 बजे 4 गाड़ियां एक साथ एंटर होती है। उसमें से थर्ड कार से जियान निकल पीछे का दरवाजा खोलता कि उससे पहले ही रुद्र कार से उतरा बिना कुछ कहे गुस्से में घर के अंदर जाने लगता है। जियान तो बस ताकते रह जाता है। बेचारा उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके बॉस को क्या हो गया कि उन्हें अचानक ही लौटना पड़ा ऐसे गुस्से में सब छोड़ के।
जियान बस अपना सिर झटक देता है। वही रुद्र तेज कदमों से चल कर अपने कमरे में आता है और जैसे कमरे का दरवाजा खोल सामने देखता है तो उसकी आंखें गुस्से में छोटी हो जाती है। रुद्र कमरे में एंटर करते हुए चारों तरफ नजरें घूमता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है तो रुद्र जल्दी से दरवाजे की ओर देखता है तो सामने एक नौकर को खड़ा देख उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो लगभग डरते हुए पूछता है, अन्या कहाँ है? रुद्र के ऐसे दिल दहला देने वाले आवाज को सुन बेचारा नौकर के पसीने छूटने लगते हैं। वो डर से 2 कदम पीछे करते हुए काफी सहमे हुए आवाज में कहने की कोशिश करता है, सर वो मैम वो यहाँ। उसको इतना टिकते हुए देख रुद्र के शबर का इंतहा होते हुए वो उसके तरफ अपने कदम बढ़ते हुए अपनी खजाने वाले नजरों से दोबारा और ज्यादा तेज घुराते हुए पूछता है, मैंने पूछा अन्या कहाँ है? वो नौकर अब काफी ज्यादा डर चुका था। उसके मुंह से बोल तक अब नहीं फूट रहे थे। वो डर से कौंप रहा था। रुद्र अब अपने सबर को तोड़ कुछ करता कि तभी जियान कमरे में आता हुआ उसके सामने जाकर सिचुएशन संभाल कर कहता है, बॉस मैम घर पर नहीं है, वो अपने घर चली गई है 2 दिन पहले। ये सुन रुद्र जियान की तरफ कुछ हैरानी से अपनी लाल पर चुकी आंखों से देखता हुआ कहता है, व्हाट? घर चली गई वो, मुझे छोड़कर? तो जियान बस हाँ में सिर हिलाता है। वही जियान का जवाब सुन रुद्र के जैसे कानों में एक आवाज गूंजती है, वो भी छोड़कर चली जाएगी तुम्हें।